अच्छा, स्टॉक, हाँ ईटीएफ बेहतर है पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक तो है ही पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक बाय करने के लिए ब्रोकरेज हाउस से ही कांटेक्ट करना होता है जो वेबसाइट पे लिस्ट हैं, क्या वो भी इनसाइट बताते हैं? हाँ वो, लेकिन इस तरह से बहुत गाइड नहीं करते आपको, लेकिन ब्रोकरेज लाजमी ऐसे ब्रोकर की ऐप होगी तो आप बाय करेंगे ना। ठीक है, आप जो है वो दुकान पे जाए बगैर कैसे कुछ, मतलब अगर आपने कोई चीज़ खरीदना है, सामान ग्रोसरी का, दुकान पे जाएंगे तो ग्रोसरी से बाय करेंगे ना। ठीक है, आप ब्रोकरेज ऐप इस तरह से समझे कि आप जो है, लेट सपोज आपने आ, आटा खरीदना है, तो आटा खरीदने के लिए आप इम्तियाज जाते हैं। ठीक है, लेकिन इम्तियाज आटा खुद तो नहीं बनाता, वो फैक्ट्री से लेता है। तो इम्तियाज को ब्रोकर ऐप समझ लें। ठीक है, तो इम्तियाज एक ब्रोकर ऐप है, लेकिन जो उसके बैकएंड के ऊपर जो चीज़ें बना के देता है वो फैक्ट्री अलग है। ठीक है, तो हमेशा हम डायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं जाते, हम ब्रोकर के थ्रू करते हैं। जबरदस्त यार, ये 18 साल के जो बच्चा है ना, अगर ये सुन रहा है ना, इससे जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। अल्लाह ताला आपको इसमें इजाफा फरमाए। व्हाट अबाउट वीपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड? हाँ, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे। ओके बाय, सलमान पाकिस्तान हार्ट फॉर्म। यार पीएमएक्स, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं बता चुका हूँ, तो फ्यूचर ट्रेडिंग मैं खुद नहीं करता। तो इसलिए मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। ठीक है। अच्छा, सिल्वर जो है वो हार्ट फॉर्म में बाय कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उसकी हाई वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में कि भाई ईटीएफ भी ब्रोकर ऐप के जरिए बाय होगा ना, बताया है ना मैंने आपको। ईटीएफ भी ब्रोकर ऐप के जरिए ही बाय होगा। यही डिफरेंस है म्यूचुअल फंड का और ईटीएफ का, कि ईटीएफ ब्रोकर ऐप के जरिए बाय हो जाता है जैसे स्टॉक बाय होता है, और जो म्यूचुअल फंड है वो जो है आपको किसी एक कंपनी, जो भी है मिजान बैंक है, अल्फला है, एचबीएल है, उस कंपनी के अकाउंट में आपने पैसे डालने होते हैं और वो अपने हिसाब से करता है और आपको बताता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। अब आ जाते हैं हम जो हमारा टॉपिक था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो ईटीएफ है उनकी होल्डिंग्स किस तरह से देखनी है, और उन होल्डिंग्स के ऊपर आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार, अच्छा इससे ये भी आ जा आसानी हो जाती है कि अगर कोई शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ है ना, जैसे इस्लामिक, महाना इस्लामिक है, तो उसमें जो जो कंपनीज हैं ये सारी शरिया कंप्लाइंट होगी, तो आपको ये टेंशन भी खत्म हो जाती है कि जो इसके अंदर कंपनी है वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। सर आपने अगर आज ज्वाइन किया है ना, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर पहले सुने, फिर आप जो है वो, आपको वहां से पता चल जाएगा ग्रुप में रिकॉर्डेड लेक्चर है। हाँ जाहिर सी बात है, दोनों कर सकते हैं ना। जैसे आप दो कंपनीज बाय कर सकते हैं, तो आप ईटीएफ को एक कंपनी समझ लें, आसान लफ्जों में ईटीएफ एक कंपनी है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है, मिजान एक कंपनी है, तो ईटीएफ भी एक कंपनी है। ठीक है, जो उस कंपनी का काम ये है कि वो 5-10 कंपनी को मिला के उनके स्टॉक्स को एक साथ ट्रेड करती है, बस इस तरह से समझें। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो लास्ट फ्रेमवर्क पढ़ा था ना, उसका मैंने एक थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से करके रखी हुई है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं इसका ना पूरा खुद से करके रखूँ टाइम बचाने के लिए, और फिर आप लोगों को जो है वो मैं बता दूं, लेकिन मैंने कहा कि एक कंपनी करके रखता हूँ, दूसरी कंपनी में आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो फ्रेमवर्क था, उस फ्रेमवर्क को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ जस्ट। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना इस फ्रेमवर्क को आसान किया है लास्ट हमारा जो सेशन था उसके मुकाबले में। मैंने जो ड्यू डिलीजेंस है ना, इसको दो हिस्सों में, दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक सोशल ड्यू डिलीजेंस का नाम दे दिया एक पार्ट को मैंने, और एक पार्ट को मैंने जो है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का नाम दे दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये जो है वो ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देंगे हम एक्सेल दोबारा, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। तो हम कभी भी कोई कंपनी या अपने रिश्ते के अंदर देखेंगे तो पहले सोशल ड्यू डिलीजेंस करेंगे और फिर फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करेंगे। अब मैंने किया क्या कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना हमारे सोशल और फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के, तो मैं गया हमारे यहाँ पे चला गया चैट जी। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर रिसर्च करनी है ना, तो आपने सबसे ज़्यादा जो अपना दोस्त बनाना है ना, वो चैट जीपीटी को बनाना है। ठीक है, बजाय इसके कि आप खुद से अपना दिमाग लगाएं, एफर्ट्स लगाएं, चैट जीपीटी को अपना दोस्त बनाएं। चैट जीपीटी आपके लिए ना बहुत सारे मामला जो है वो हल कर देगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है वो एफर्ट्स पुट इन करते रहें। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं गया यहाँ पे, मैंने लिखा मुझे सिस्टम लिमिटेड का चेक करना था, मैंने सिस्टम लिमिटेड लिखा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आ गई। ठीक है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मैं आ गया यहाँ पे सिस्टम लिमिटेड के फाइनेंशियल में। ठीक है, यहाँ नीचे आया, मैंने लास्ट टाइम पे भी दिखाया था, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होंगी इसकी। हम्म, यहाँ क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल एनुअल रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं जब से ये कंपनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स थी ना वो डाउनलोड कर ली 2019 से लेके 2000। मैंने जो डाउनलोड की थी वो शायद 2022 या 2023 तक की थी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप 2000 जो मतलब पिछले 10 साल की जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है,
उसकी आप एनुअल रिपोर्ट पे जाएंगे और हर साल की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लिया आपने, फिर आप क्या करेंगे, आप चैट जीपीटी के पास आएंगे। अच्छा ये देखा, मैंने बताया था ना मैंने कम रिपोर्ट डाउनलोड किए हैं, तो मैंने ये रिपोर्ट डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे क्या प्रॉम्प्ट दिया, ये प्रॉम्प्ट भी मैं जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ ना ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोगों को ये भी आसानी हो जाए। लेकिन देखिए, चैट जीपीटी को जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे ना, जितना ज़्यादा उसके साथ बातचीत करेंगे, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो आप सवाल मुझसे पूछते हैं ना, तो अब आप इस स्टेज पे आ गए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप वो सवाल जो है वो चैट जीपीटी से पूछें, ताकि आपकी लर्निंग ज़्यादा हो और आप क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा कर सकें। क्योंकि मुझसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम इतना नहीं होता हमारे पास कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकें। अच्छा खैर, हमने क्या किया, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इन स्टॉक विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड गाइड मी। आई हैव I have made a framework to find the best stocks in Pakistan. Here is a framework that I divided into social due diligence and financial due diligence. और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे फिर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस लिखा हुआ होगा कहीं ना, क्योंकि इस फॉर्म में आया तो ये रहा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, तो सोशल ड्यू डिलिजेंस और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस वहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने उससे वो बोला कि भाई kindly go through them and cover all the points of social and financial due diligence in the form of table so that I can decide if I should choose this company or not। ठीक है, और जितनी भी वो मैंने रिपोर्ट थी वो यहाँ पे अटैच कर दी। जब मैंने रिपोर्ट अटैच की तो फिर उसके बाद उसने देखे मुझे टेबल के फॉर्म में बना के दे दिया। सबसे पहले हमने क्या देखना था कि बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि उसने बता दिया कि इसका बिजनेस मॉडल है क्या। ठीक, अब आपने और डिटेल में, आपको नहीं पता कि ईआरपी क्या होता है, ऐप सर्विस क्या होता है, बीपीओ क्या होता है, तो फिर आपसे दोबारा पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपको नहीं पता। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी का बिजनेस मॉडल बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो इट्स बेटर कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आती चीज़। ठीक है, तो खैर इसने ये बता दिया बिजनेस मॉडल क्या है, मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार ये बिजनेस मॉडल अच्छा है। ठीक, फिर उसके बाद मैनेजमेंट टीम एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स फ्रेंडली सिग्नल्स। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड, मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी, बता रहा है कि रिकरिंग डिविडेंड देता है, बोनस शेयर देता है, और रेगुलर एजीएम्स होती हैं जो इनकी एनुअल जनरल बोर्ड्स की मीटिंग होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग्स वो रेगुलर होती हैं, कि ये बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी की। एंड क्लियर शेयर होल्डर प्रोसेस, और इन्होंने प्रोसेस पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो बातें बता रहा है ना, ये इन पीडीएफ से निकाल के बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बातें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इसने अपने पास से बनाई हुई है। इन पीडीएफ के अंदर जो एनुअल रिपोर्ट्स में जो चीजें हैं उसके बेसिस के ऊपर ये बात कर रहा है सारी की सारी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका मैं आगे बताऊंगा। जो मैंने बताया था कि आप ये देखते हैं कि भाई ठीक है कि उनकी टीम अच्छी है, बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी है, लेकिन जो उनके बोर्ड के ऊपर लोग हैं वो किस तरह के हैं, तो ये बता रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट इंक्लूडेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिव्यू नोटेड इन कंटेंट। ठीक है, ये बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसने ना आंसर थोड़ा सा जो मैं पूछना चाह रहा था वो चीज़ नहीं दी है, तो मैंने इससे आगे पूछी भी है कि ये चीज़ मुझे जरा क्लियर करो। ठीक है, तो लेकिन ये क्या बता रहा है कि भाई प्रॉपर ऑडिटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं और वहां से इनका होता है, और प्रॉपर कोड ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी कि भाई, बताया था कि भाई जो भी कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें दूसरे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक वगैरह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जरूरी है देखना। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई कि ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल बेस, मतलब इसमें इंस्टीट्यूशनल का बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें एफडीआईज भी हैं, बैंक्स भी हैं, म्यूचुअल फंड भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है। अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई अगर ये सारी कंपनीज बड़ी बड़ी इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एक अच्छी कंपनी है, तभी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेक्टर मैंने बोला था वो देखना है आपने। अब आईटी एक्सपोर्ट का देखें सेक्टर, इसमें बताया हुआ है कि आईटी एक्सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्टिव। ठीक है, अभी बता रहा है कि भाई ये इस सेक्टर में काम कर रही है, और हमें पता है कि आईटी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है और ग्रोइंग सेक्टर है। सही, फिर उसके बाद ग्लोबल एक्सपोजर मैंने पूछा था। ठीक है, अब ये बताएं, ये देखें यूएस से, यूके से, ईयू से, के सऊदीया से, यूएई से, कतर, इजिप्ट, अब सब जगह से ये पैसे अर्निंग कर रहे हैं। अब देखें, जब इतनी जगह इनका बिजनेस फैला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू हो भी जाए ना, तो इनके बिजनेस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये सिस्टम लिमिटेड में। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप पूछे थे ना, मल्टी बैगर। अब ग्रोथ ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स क्या है। ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लेयर्स, मर्जर एंड एक्विजिशन, एमएनए, मतलब इसने रिसेंटली जो है ट्री हाउस और एनडीसी टेक, ये दो कंपनीज बाय की हैं। अब आप इससे डिटेल में ये पूछ सकते हैं कि एनडीसी टेक और ट्री हाउस क्या करती है। जब आप डिटेल में जाते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि जो उसने एक्वायर की है कंपनी, उसका क्या वॉल्यूम है, और उसके एक्वायर करने से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पे क्या फायदा हो सकता है।
फिर उसके बाद इसने बताया कि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन किया इन्होंने, केएस से इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट भी लॉन्च किए फिनटेक रिलेटेड, जिसके अंदर वन लोड, आईएफसी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें बता रहे हैं। अब देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो मल्टी बैगर वाली चीज थी ना, वो यहाँ से आपको पता चलती है। अब ये क्या बता रहा है कि उसने एक्विजिशन भी की है, और हमने देखा था ना 2024 में इसका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ था, रेवेन्यू बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट कम हुआ था। अब देखें, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया क्यों कम हुआ था। क्योंकि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन उन्होंने की है रिसेंटली, सऊदीया में, इजिप्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में जाहिर सी बात है, जब आप एक्सपेंशन करेंगे, अपने जो है वो क्या नाम है ऑफिसेस खोलेंगे, तो पैसे वहां पे लगेंगे, तो उस साल का जो आपका प्रॉफिट है वो कम होगा। और इसी तरह से आप प्रोडक्ट बनाएंगे नए नए, तो आपके पैसे, अगर आपके पैसे आपकी R&D में और एक्सपेंशन में लग रहे हैं ना, तो उसकी वजह से प्रॉफिट तो आपको कम नजर आएगा, ईपीएस आपको कम नजर आएगा, लेकिन ये कंपनी की बहुत पॉजिटिव चीज होती है। तो ये हमेशा याद रखें कि अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसका हरगिज हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। फिर उसके बाद कंपेटेटिव एडवांटेज, डीप पार्टनरशिप्स है। अच्छा, कंपेटेटिव, सर कैन यू चूज बिटवीन इक्विटी डिविडेंड बेस्ड ईटीएफ आल्सो सेम फॉर चूज। अच्छा, मैं सवाल अभी थोड़े से देर में आंसर करता हूँ, पहले इसको पढ़ा दूँ, ठीक है। अच्छा, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि इनकी माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल और इन सब से जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके साथ एक बहुत डीप पार्टनरशिप हुई है और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कंपेटिटर आएगा उसको इन पार्टनरशिप्स को लेने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो ये एक इसका कंपेटिटिव एडवांटेज है। अच्छा, अब ये है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो हमने बात की थी ना कि इस प्राइस पे से बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन रिपोर्ट इज 24x, ठीक है। मतलब इसका हिस्टोरिकली जो डेटा बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24x रही है, ठीक है। और 2021 में, और फिर उसके बाद 2021 में 32x हुई कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब और स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी है, उसका एक होता है डायरेक्ट रेवेन्यू, कि वो डायरेक्ट जो पैसा कमा रही है उसके हिसाब से क्या उसका बन रहा है, लेकिन एक होता है कि उसने तीन चार जगह इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है। तो अगर वो डायरेक्ट जो पैसा कमा रही है उसकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी के डायरेक्ट रेवेन्यू से आ रही है। और जो कंसोलिडेटेड है, इसका मतलब ये है कि अगर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, वहां से भी अगर उसके प्रॉफिट आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहे हैं, तो वो भी जो है जब उस सबको कंबाइन कर लेंगे तो कंसोलिडेटेड कहलाती है चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई इसकी वैल्यूएशन जी जी है वो बहुत बेहतर है। इसमें इसने डिटेल में पॉइंट को नहीं बताया, लेकिन इसको सवाल हम और पूछेंगे कि भाई इसकी वैल्यूएशन के ऊपर बताओ, इसका पी रेशो अभी बाय करना बेहतर है नहीं बेहतर, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू ग्रोथ वही जो मैंने आपको बताया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ग्रोथ, स्टैंड अलोन CAGR देखो 24 से 2029 तक जो CAGR इसका बनता आ रहा था वो 25% आ रहा था, ठीक है। 2022 में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, फिर उसके बाद 53% हो गया 2018 से 2022 तक। और ये जो है अच्छा, क्योंकि मैंने 2022 तक की रिपोर्ट दी हुई थी, तो ये 2022 तक की बातें बता रहा है। तो हमने रिपोर्ट रिसेंट्स भी देनी है, मैंने बस जल्दी जल्दी करने के चक्कर में चार पांच रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो 2022 तक इसकी अच्छी प्रोग्रेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मैंने जो बताया था, अब देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट CAGR जो है इसका, वो 65 to 66% है, तो ये बहुत अच्छा ऑपरेटिंग इसका प्रॉफिट है। अर्निंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट फ्रेंड है, कंसिस्टेंट इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने देखा भी था जब हमने लास्ट टाइम क्लास में सिस्टम की बात की थी। कंसिस्टेंट बोनस पॉलिसी वो हम देख चुके हैं, और ये भी ये बता रहा है कि भाई बोनस पॉलिसी भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी है, वो ये भी बता रहा है भाई डिविडेंड पॉलिसी भी कंसिस्टेंट है। ROE के बारे में हमने बात की थी, ये बोल रहा है कि ROE रिपीटेडली ग्रेटर देन 15% है, ठीक है। 30 से 36% 2020 और 2022 में रही है, ठीक है। और फिर उससे पहले जो है 18 से 27% रही है। तो हमने डिस्कस किया था कि ROE कंपनी का ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, तो ये भी एक अच्छी चीज है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं कि ROIC हमने बोला था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए, तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये बोला है ROIC जो है इसका 26 से 36% है। और जो कि हमें जो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है मिनिमम, उससे ये ज़्यादा ही है 26 से 36%। क्योंकि अगर लेट सपोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मैं इस तरह से बात करूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो मुझे 10-11% पे लोन मिल जाता है, ठीक है, अच्छी कंपनी को। तो और इनका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 20% तकरीबन, 26 से 36%। तो वो 10-11% से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज भी हो गई। अच्छा, लो गियरिंग, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये बोल रहा है शोज डिटेल बोरिंग बट इक्विटी बेस्ड लार्ज लेवरेज रिमेन्स मॉडेस्ट। अच्छा, जो बोरिंग होता है ना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो एक होता है कि आप अपनी इक्विटी बेच के पैसे ले रहे हैं मार्केट से, एक होता है आप लोन ले रहे हैं। लेवरेज का मतलब नॉर्मली लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है।
तो ये बोल रहे हैं कि इक्विटी बेस तो इन्होंने लिया हुआ है लेकिन लोन नहीं लिया हुआ, तो लोन कम होना चाहिए, इक्विटी अगर ज्यादा भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। पॉजिटिव कैश फ्लो, मिक्स हिस्ट्री रही है इसकी, ठीक है। और ये बता रहा है कि भाई जनरली हेल्दी कंपनी है, बट वेरीफाई ईयर बाय ईयर, और ये आगे मैंने वेरीफाई भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखें इसके जितने भी पॉइंट्स हमने फ्रेमवर्क बनाए थे वो सारे ही पॉइंट इसके ज्यादातर पॉजिटिव हैं, ठीक है। और डॉलर रेवेन्यू ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये डिटेल्स बता रहा है, फिर मैंने इसको बोला कि भाई कैन यू चेक द रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ सिस्टम एंड देन शेयर द डिटेल एज पर माय फ्रेमवर्क, ठीक। अच्छा, जब मैंने इसको बोला था ना कि रीसेंट चेक करो, तो मैंने चैट जीपीटी में यहाँ प्लस पॉइंट पे किया था, और यहाँ पे जो एजेंट मोड है इसको ऑन कर दिया था। एजेंट मोड चैट जीपीटी में क्या करता है कि वो जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, सिस्टम लिमिटेड की वेबसाइट से, वहां पे जो रीसेंट डेटा होता है वहां से उठाता है ये चीज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डेटा होता है आपकी नज़र में। बेहतर तरीका तो ये है कि आप जो सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड करके इसको दे दें, और ये उन रिपोर्ट्स के जरिए आपको दे, ताकि आपका जो थोड़ा सा भी जो चांसेस है ना एरर के वो ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद इसने बड़ा डिटेल बताया, मैं उस डिटेल, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इसने फिर डिटेल में चीज़ें बताई हैं। रेवेन्यूज के ऊपर इसने बोला कि भाई रेवेन्यू जो है वो ग्रो होते चले गए, 2024 में 67 बिलियन था, 2023 में 53 बिलियन था। तो ये बता रहा है 2023 से 2024 में 26% ग्रोथ आई है, जो कि अच्छी ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट इसके जो है वो ग्रो हुए, ठीक है, 24 से 25%। नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसकी बढ़ी, 7.8 बिलियन थी 2023 में, 2024 में 8.15 बिलियन। तो ये देखें, ये सारी चीजें इसकी बता रहा है कि ये पॉजिटिव है। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू, अब यहाँ पे देखें जो करंट डेब्ट टू इक्विटी क्या है, 0.04, ठीक है। 0.04, इसका मतलब ये डेब्ट लेते ही नहीं है मार्केट से। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है अगर कंपनी मार्केट से उधार ले ही नहीं, ये सबसे बेहतर कंपनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल गवर्नेंस के ऊपर आप देखें, जो मैंने बात की थी ना, कंपनी को देखना है, कंपनी के जो मेन चेयरमैन है, जो फाउंडर है, उनको देखना है। तो यहाँ पे इन्होंने फाउंडर के बारे में बताया हुआ है कि फाउंडर का जो है वो कम से कम, जो आगे मैंने भी पूछा था, 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है। आसिफ पीर जो उनका वो है, क्या नाम है, सीईओ, वो 1996 से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। तो अब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ें शो करती हैं। अब यहाँ पे उसने उसको डिटेल में भी 2024 का अपडेट कर दिया है, और उसमें और ज़्यादा डिटेल चीज़ें उसने ऐड की हैं, ठीक है। बोर्ड के नाम भी लिख दिए, जैसे पहले नहीं लिखे हुए थे उसने, जब मैंने पहले उससे पूछा था। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के ऊपर बात कर दी, ये कर दी। अच्छा, अब नीचे आ जाए रेवेन्यू ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं डिटेल में ना। वही सारी चीज़ें उसने 2024 में भी देखें, बता रहा है कि ये अच्छी है, आरओआईसी भी इसका अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। पॉजिटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट फुली एनालाइज, केपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसने डिटेल वो बता दी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, फिर मैंने उससे पूछा, हियर आई वांट यू टू शेयर नेम ऑफ बोर्ड मेंबर्स एंड देयर एक्सपर्टीज। अब ये जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं ना इनकी कंपनी के अंदर, सीईओ समेत, उसके मैंने बोला है कि सबके नाम बताओ, उनका एक्सपीरियंस बताओ। अब यहाँ पे आपको सबके नाम और उनके यहाँ पे एक्सपीरियंसेस पता चल गए। तो अब आप ये काम भी कर सकते हैं, इन इंडिविजुअल को, जैसे जुबैर सोमरो है, इसको इंडिविजुअल को कॉपी करें, लिंक्डइन पे चेक करें कि भाई इसकी क्या प्रोफाइल है। उमर सईद को चेक करें, ताकि आपको और ज़्यादा पता चले इस कंपनी के बारे में कि यार ये कितनी अच्छी कंपनी है और क्या है। फिर उसके बाद मैंने हर, जैसे इनके जो चेयरमैन हैं उन, वो 1977 में उन्होंने सिस्टम लिमिटेड बनाई थी, आज 2025 है। अब इमेजिन करें, ये कंपनी जो 77 में स्टार्ट हुई है और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई, तो इसका मतलब आगे जाके भी वो ग्रो ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उस फाउंडर के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं। आसिफ पीर के बारे में, 1996 से कंपनी ज्वाइन की थी जीरो से, और अब जो है वो सीईओ बन के बैठे हुए हैं। बाकी आसिफ पीर की डिटेल्स बताई हुई है। जो उनके डायरेक्टर हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि फाउंडेड विजन सिस्टम 1994 में इन्होंने कंपनी बनाई, सही है। फिर उसके बाद ये जो माहीन है उनके बारे में बताया कि ये भी एक कंपनी के सीईओ हैं, और इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। तो अब यहाँ से देखें, मैंने उससे पूछ पूछ के सारी डिटेल्स कर दी। तो अब जो मैंने फ्रेमवर्क बताया था, अब आप उस फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखें ना, तो वो सारी चीज़ें इस फ्रेमवर्क में मौजूद हैं जो हमने डिस्कस की थी हमारे उसके अंदर, ठीक है। तो बजाय, तो ये कितना आसान काम है, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे बैठना है चैट जीपीटी के आगे, जो कंपनी आपको दी हुई है उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकालनी है, चैट जीपीटी को देना है, और उससे सवाल पूछना है। अब मैं इसको एक और कंपनी के लिए कर लेता हूँ, फिर ऑनलाइन क्लास के अंदर ही आप लोगों ने ये करना है काम ना, ठीक है। एक एक कंपनी को करना है हमारी, ठीक है, पाकिस्तान
स्टॉक, मैं इसके फाइनेंशियल्स में गया, नीचे फाइनेंशियल्स आ गए इसके, ठीक है। यहाँ इसकी रिपोर्ट्स आ गई। अब देखें ये 2025 की रिपोर्ट है, मैंने ये डाउनलोड कर ली पहले। तो ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ एक कंपनी पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 2024 की रिपोर्ट निकाल ली मैंने। अच्छा, इसकी और ज़्यादा एक्यूरेट देखना है तो क्वार्टरली रिपोर्ट करें आप। मैं अभी काम आसान करने के लिए मैं सिर्फ 4 साल की रिपोर्ट निकालूंगा, लेकिन आप कम से कम 10 साल की रिपोर्ट्स करें। और क्वार्टरली भी रिपोर्ट्स करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छा डिटेल देगा चैट जीपीटी, ठीक है। तो मैंने ये 4 रिपोर्ट निकाली इसकी। हाँ हाँ, सिस्टम लिमिटेड में तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप एज अ वैल्यू इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अब मैंने आपको बताया ना मार्केट की वैल्यू 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिस्टम लिमिटेड तो ऐसी ब्लू चिप कंपनी है कि आप उसकी अगर प्राइस नीचे हाफ भी आ जाती है ना तब भी आपको बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि वो अच्छी कंपनी है, वो अगले आने वाले 2-3 सालों में दोबारा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो सिस्टम लिमिटेड तो आप आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी है, और ये अभी हम मैंने आपको सामने भी दिखा दिया, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मैंने ये रिपोर्ट डाउनलोड कर ली। अब मैं गया, मैंने इन सारी रिपोर्ट्स को यहाँ से ऐड कर दिया। अब ये सारी रिपोर्ट्स मैंने और ऐड की यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा हेल्प मीडियम लेवल कंपनीज में चाहिए होगी सिस्टम हमारी। देखें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो जो भी कंपनी है उसको आप इस तरह से डालें उनकी पीडीएफ, ठीक है। और उनकी पीडीएफ जाके सवाल पूछें, वो आपको पूरा टेबल बना के दे देगा। और उसमें देखें कि आपने जो मैंने 19-18 पॉइंट्स दिए हैं उनमें से वो कितने पॉइंट्स के ऊपर फॉलो कर रहा है। चलो आपको इस तरह से उसूल बना लें कि अगर 18 में से 15 पॉइंट्स उसके फॉलो हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब उसमें ऐसा ना हो कि वो 15 में से एक रेवेन्यू वाला पॉइंट जो है या और प्रॉफिट वाला पॉइंट जो है वो फॉलो ना हो रहा, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी जी, पेड वर्जन है। तो 5-6 हज़ार रुपये का पेड वर्जन महीने का होता है ये। पेड वर्जन लें, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई, आई हैव अटैच द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मारी, काइंडली रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर आरी एंड मेक अ table so that I can take the final decision of और ठीक है। ये जब आप सवाल पूछेंगे चैट जीपीटी अपनी सोच रहे, देखें चैट जीपीटी के आने के बाद ना अगर कोई ये बंदा बोलता है ना कि मुझे कंपनी का ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया है उसके बाद क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा है। आपने चैट जीपीटी को देना है, आपके अगर नहीं भी आती है आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी, कुछ नहीं आती, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको यहाँ से मिल गई ना, उसने सारी चीज़ें आपको समराइज फॉर्म में कर दी। अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप उससे पूछेंगे भाई ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ, ये मुझे नहीं आया, फिर सवाल पे सवाल करते जाएं, सवाल पे सवाल करते हैं। जैसे उसने मुझे जो वो थे उनके बोर्ड मेंबर, उनके नाम नहीं दिए थे, मैंने बोला भाई बोर्ड मेंबर के नाम बताओ, उनके एक्सपीरियंसेस बताओ, तो उसने फिर बताया मुझे, क्योंकि रिपोर्ट में सब मौजूद है। आपका दिमाग चलना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपने ये सोचना है भाई ये कंपनी को जो है मैं A to Z समझ लूँ, तो ये एक दिन एक कंपनी पे लगाएं। लेट सपोज आपने 10 कंपनी सेलेक्ट करनी है ना, एक दिन एक कंपनी में फुल लगाएं, आपकी पूरी डिटेल स्टडी हो जाएगी उस कंपनी के बारे में। फिर अगले दिन एक, तो 10 दिन लगा दें। 10 दिन बाद आपके यहाँ 10 ऐसी कंपनी निकल के आ जाएंगी जिन पे जो है वो आपको समझ में आ जाए। अब देखें ये क्या बोल रहा है, कर लिया इसने। अब ये बोल रहा है, अब देखें वर्डिक्ट, ये बता रहे, देखें वर्डिक्ट के अंदर पॉजिटिव ग्रीन भी दे रहा है, खुद बता रहा है। अब आपको और क्या चाहिए, मतलब चैट जीपीटी अब आपके लिए क्या कर ले, अब स्टॉक भी बाय कर ले, पैसे भी मुझे लगता है आप लोग बोले हैं पैसे भी वही इन्वेस्ट कर दे 15 साल तक, हमें इनसे ना ले, ठीक। अब आप स्ट्रीम क्या है, गैस लेड पोर्टफोलियो है, सीमेंस है, ड्रिलिंग है, फील्ड डीबॉटलिंग, लार्ज दर की हमारी फील्ड, मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है। अब देखिए हमारी जो है वो क्या करता है, वो ऑयल निकालता है, सिंपली उसका काम ये है, ठीक है। बिजनेस मॉडल क्या है, ऑयल निकालता है और वो बेचता है। तो अब पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, वो सारी की सारी फ्यूल पे चल रही है। तो जो कंपनी फ्यूल निकाल रही है, ठीक है, उसके रिजर्व भी हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब वो कंपनी आगे जाके ग्रो ही होगी। हाँ, प्रॉम्प्ट ग्रुप में मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैनेजमेंट टीम एंड शेयर होल्डर, ठीक है। कैश रिटर्न फोकस, अच्छा आप देखें अब
ये ना कभी कभार मसले भी कर सकता है। अब देखिए मैनेजमेंट टीम एंड शेयर होल्डर एटीट्यूड मैंने बोला ना, ये इसने बहुत अच्छा, हाँ ये चीज बताइए। देखें इसने क्या बताया, इसने आंसर डिफरेंट तरीके से दिया है, लेकिन समझ समझ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। इसने बोला है कैश रिटर्न फोकस। 2024 में डिविडेंड दिया था इन्होंने तकरीबन 232 पर शेयर, ठीक है, प्लस 800% बोनस। आप सोचें कि 800% बोनस दिया है इसने, तो इसका मतलब इसका जो शेयर होल्डर की तरफ एटीट्यूड है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद एजीएम मीटिंग भी होती है इनकी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनुअल फुल कंप्लायंस विद लिस्टेड सीओसीएस सीसीजीएस 2019 ऑडिटर्स रिव्यू। तो इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। एनुअल बेसिस पे ऑडिटेड इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग स्पॉन्सर इन पब्लिक शोन स्पॉन्सर होल्डिंग वैल्यू डिस्क्लोज पीएसए सिंबल मारे। अच्छा ये चीज इसने फिर अब गलत कर दिया। अब इसको मैं दोबारा सवाल ये पूछूंगा, देखें अब ये चीज है ना फ्रेमवर्क में, मैं इससे पूछना चाह रहा था कि भाई ये कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसने इसको होल्ड किया हुआ है। अब इसने ये चीज नहीं बताई यहाँ पे ना, तो मैं इसको सवाल पूछूंगा कि भाई ये बताओ कि मारी को कौन कौन से म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी ने होल्ड किया हुआ है। मैं पहले पूरा कर लूँ फिर मैं इसके बाद ये सवाल, विच इंश्योरेंस म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक होल्डिंग मारी, ठीक है। अभी इसका आंसर देगा फिर हमें बता देगा। सेक्टर वही रिजर्व टर्न अराउंड इन पाकिस्तान, तो सेक्टर तो हमें पता है इसका, और ये इसकी पाकिस्तान में नीड है। ग्लोबल एक्सपोजर अबू धाबी ऑफशोर ब्लॉक 5 पार्टिसिपेशन। मारी एक जो है अपना अबू धाबी के अंदर भी इस तरह की जो ऑयल फील्ड है उसको एक्सप्लोर कर रहा है, उसके साथ उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ग्लोबल एक्सपोजर भी है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ही रिजर्व नहीं है बल्कि इंटरनेशनल भी है। ग्रोथ, ये क्या बोल रहा है, ग्रोथ किस तरह से, गाजी गैस टू SNGPL, ठीक है। झिम ईस्ट टाइड और पीपीआर मारी रेवोल्यूशन। अच्छा ये क्या चीज है कि ये लोग जो है ना जो इसके ग्रोथ ट्रैकर है वो क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑयल फील्ड है ना तो रिजर्व इसके पास होने चाहिए। तो ये क्या बता रहा है कि ये न्यू जो रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मारी है वो तभी उसके अंदर मल्टीबैगर आएगा कि उसके जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते चले जाएं वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो जितने ज्यादा न्यू रिजर्व्स आएंगे इसके पास उतनी ज्यादा इसकी अपसाइड होगी, ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज वेरी हाई रिजर्व, ठीक है, जो मैंने बात की थी। और फिर उसके बाद ये बता रहा है जो भी यूनिट होता है ना रिजर्व का, ठीक है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन मैट्रिक्स, मतलब इसके रिजर्व बहुत आई है। क्योंकि मारी जैसी जो कंपनी है या कोई भी ऑयल एंड गैस कंपनी है ना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखनी है कि उसके रिजर्व कितने ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जब भी वो एक ऑयल फील्ड निकालते हैं तो अगर उसके रिजर्व कम हो रहे हैं ना, जैसे एक बंदे ने सवाल पूछा था कि अगर मैंने मारी ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, तो कब मुझे देखना है कि यार इसको बेचना है। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव ये चीज हो सकती है, आप 5 साल बाद ये देखें कि मारी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें वो बताएं कि यार हमारे रिजर्व जो है अगले 2 साल में खत्म होने वाले हैं। तो जब उसके रिजर्व खत्म हो जाएंगे तो ऑयल ही नहीं निकलेगा, जब ऑयल नहीं निकलेगा तो वो बेचेंगे क्या। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी फिर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी और उसके शेयर प्राइस गिर जाएंगे। तो अगर मारी जैसी कंपनी जिसमें अगर रिजर्व खत्म होने वाले हो अगले 2-3 साल में, तो फिर उस कंपनी से आपने अपनी जो है वो पैसे निकाल लेने हैं। लेकिन इस टाइम पे मारी का जो है वो कम से कम भी 10 से 15 साल के रिजर्व मौजूद हैं, तो इसलिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पी, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई रिपोर्टेडली जो है 4.68 पी है इसका, ठीक है। 2025 में 11.56 पी है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि 2024 में ना इसका पी था 4.68, तो 2024 में तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थी इसकी, लेकिन 2025 में 11.56 आ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब इसका तरीका क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भाई ये जो इसका पी है इसके जो कंपेटिटर है उनके मुकाबले में किस तरह का है। तो हम इससे पूछ हम ChatGPT से अगला सवाल ये पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा ना उससे सवाल पूछें कि अच्छा ये बताओ कि इसके जो कंपेटिटर हैं या ऑयल एंड गैस वाले लोग हैं उनके पी क्या चल रहे हैं इस टाइम पे एवरेज। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पी जो है वो अभी, पी का मतलब ये होता है कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है। तो पी अगर जो इसके कंपेटिटर है उससे कम है तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकती है। अगर इसका पी अपने कंपेटिटर से ज्यादा है तो इसका मतलब आपको और दूसरी चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ, अब आप ये देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ 2020 से अब तक 152% इसकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब ग्रो भी बहुत ज्यादा जो है वो तेज हो रही है, ठीक। मतलब प्रीवियस 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि बड़ा अच्छा इनका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्वॉल्वमेंट, नेट प्रॉफिट अप शॉर्टली इनटू 2000। अच्छा अब इसका ईपीएस जो है वो 2024 और 2025 में ग्रो हुआ है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं इसको कि भाई इसका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है ना
2021 से 2025 तक मुझे बताओ ईयर ऑन ईयर किस तरह से ग्रो हो रहा है, तो वो आपको ये भी बता देगा, तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ जाएगी। अर्निंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, नेट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड हाई गई है 2024 में, ठीक है। तो इसका मतलब अर्निंग ग्रो हो रही है, ऊपर बता चुके हैं, और यहाँ पे भी यही चीज बता रहे हैं। कंसिस्टेंट बोनस पॉलिसी, ये बोल रहा है 800% फुली पेड बोनस दिया था शेयर होल्डर को हिस्टोरिकली, स्मॉलर इश्यूज टू, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज है इसकी। डिविडेंड का बात करें तो 2022 में डिविडेंड दिया, 2024 में डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब ये कि डिविडेंड भी देती है कंपनी। अच्छा, आरओई की बात कर लें तो नॉट स्टेटेड डायरेक्टली इन एक्सेप्ट हाई ईपीएस ग्रोथ सजेस्ट आरओई कंप्यूट फ्रॉम एफसी बिफोर ट्रेड। अच्छा, कुछ चीजें जो होती है ना, कुछ कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होती हैं, या वो उस तरह से लिखी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखने के लिए हमें इसके जो फाइनेंशियल है उसके अंदर और ज्यादा डिग डाउन करना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी पूरा आपको दे देगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको दे देता है, आपके लिए आसान हो जाता है। पी क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि अभी जो मैं पैसे पे कर रहा हूँ वो पैसे सही फेयर वैल्यू के ऊपर पे कर रहा हूँ नहीं कर रहा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पी है 4.6, इसका मतलब अगर मैं 1 रुपये पे कर रहा हूँ तो मुझे आने वाले वक्तों में 4.6 के आसपास मिलेंगे फ्यूचर में, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मतलब 4 रुपये, सॉरी, 4 रुपये कमाने के लिए मैं 4.6, हाँ, जैसे इसका वो था ना 4.6, क्या था इसका पी ऊपर, चले गया पी। अच्छा खैर मैं समझा देता हूँ, पी क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब अभी जो मैं ये कंपनी बाय कर रहा हूँ जिस प्राइस पे, तो वो फेयर वैल्यू पे है या नहीं, ठीक है। अगर वो फेयर वैल्यू पे, वो कैसे पता चलेगा कि उस कंपनी के अंदर अभी जो मैं पैसे पे कर रहा हूँ, क्या ये पैसे वैलिड हैं या नहीं है। मतलब इससे ज्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी। अब ये कैसे पता चलेगा ग्रोथ होगी या नहीं होगी, कि लेट सपोज इसका पी है 5 और इसके जो कंपेटिटर है उसका पी है 10, तो इसका मतलब इसके अंदर अभी पोटेंशियल है कि ये 5 से बढ़ के 10 पे जा सकता है। तो मैं अभी इसको 5 पी पे बाय कर लूंगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज इसके कंपेटिटर का पी जो है वो 4 है और इसका 5 आ गया, तो ऑलरेडी ये जो है ऊपर जा चुका है। तो अब मेरे लिए हो सकता है कि हमें मुझे और देखना पड़े, हो सकता है ये 5 से ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए मार्केट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डेट टू हिस्टोरिकली लो लेवरेज। अच्छा, ये इसके अंदर एक और चीज भी अच्छी है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हमेशा जो है वो नीचे रहा है, बहुत कम रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मैंने बताया कि डेट टू इक्विटी रेशियो जिस कंपनी का कम से कम होगा उतना ज्यादा। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि भाई इसका जो कैश है वो 100 बिलियन का कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयड पॉजिटिव सीएफएफ, अब इसका कैश फ्लो जो है वो भी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, बाकी चीजें भी इसकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी भी एक अच्छी कंपनी है। तो इसी तरह से अब आपने क्या करना है, और बाकी इसके अंदर ये डिटेल्स वगैरह इसने यहाँ मेंशन की हुई है। अभी टाइम क्या हो गया, ठीक है। और इसमें और डिटेल में अब इसको सारे को आप सवाल कर सकते हैं। अब आपका एक काम ये है, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों ने एक कम, अच्छा पहले मैं ये सवाल पूछ लूँ इससे। अब ये बात समझ में आ रही है आपको कि आपने जो पी है ना इसका, ओ सॉरी, इसके जो जो भी कंपनी है उसको इस तरह से डालना है और वो टेबल में जो है वो दे देगा। अब मैं आपके साथ एक काम ये कर रहा हूँ आसान, कि मैं जो इसका जो प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट शेयर कर रहा हूँ। जो जो कंपनी आपको समझ में आ रही है ना उस कंपनी की, उस पे जाएं। जो जो कंपनी आप लोगों को समझ में आ रही है उस कंपनी पे जाएं, और उस कंपनी की पिछले 5 साल की इसी तरह से शीट डाउनलोड करें, चैट जीपीटी पे जाएं और ये प्रॉम्प्ट उसे दें और देखेंगे क्या आंसर दे रहा है। प्रॉम्प्ट मैंने चैट में भेज दिया, ठीक है। लेट सपोज नेशनल फूड्स ले लें। एक बंदा नेशनल फूड, कुछ बंदे नेशनल फूड्स पे काम कर लें, कुछ बंदे जो है फॉर एग्जांपल एग्रो फर्टिलाइजर पे काम कर लें, कुछ जो है वो मिजान बैंक के ऊपर काम कर लें, ठीक है। तो 3 कंपनीज पे कर लें। तो अब आप चैट जीपीटी को खोलें, ठीक है, और अभी रन टाइम में करें, 15 मिनट है आप लोगों के पास ना। अभी 3:30 हो रहे हैं, 3:37 हो रहे हैं। तो इसका मतलब 3:50 के ऊपर ना हम सबसे पूछेंगे भाई उनका क्या रिजल्ट आया, तो मसले मसाइल तो नहीं आए। और अगर कोई चाहेगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट कर दे, तो हम उसको स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट भी करवा देंगे उससे, ठीक है। तो एक कोई नेशनल फूड्स ले लें कुछ लोग, जो भी उन्हें समझ में आ रहा है। कुछ लोग जो है वो मिजान बैंक ले लें, कुछ जो है वो एंग्रो फर्टिलाइजर ले रहे हैं। नेट पे जाके लिखें गूगल पे एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ताकि आपको वहां पे आके ढूंढना भी नहीं पड़े ना, पहले ही वो आ जाता है। यहाँ से आपने उठा लिया एंग्रो, इसके जो भी कंपनी है उसके फाइनेंसिस पे जाएं और रिपोर्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ और बोलें सर। ठीक है, अब यहाँ से फाइनेंसिस पे जाएं, रिपोर्ट जल्दी जल्दी डाउनलोड करें। ठीक है, पिछले 5 साल की करें, सिर्फ पहले एनुअल रिपोर्ट सिर्फ कीजिएगा और ये प्रॉम्प्ट उसके साथ दें। ठीक है, तो आप लोगों के पास है 15 मिनट, 15 मिनट तक मैं खामोश हो जाता हूँ, कुछ सवाल करने हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्दा मैंने तो सारी चीज़ें आपको दिखा दी। अब आप ये चाह रही हैं कि मैं आपको बोलूँ कि इसी में करो, तो ये तो नहीं मैं बोलूंगा ना, क्योंकि ये मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने तो आपको चीज़ें करके दिखाई हैं फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, मैं तो करूंगा। अब आपने करना है नहीं करना है तो आपने सोचना है। कल को हो सकता है उनके सीईओ का जो है वो लड़ाई हो जाए मैनेजमेंट से, सीईओ हट जाए, नया सीईओ आए, वो कंपनी को बेकार कर दे, वो उसके शेयर प्राइस गिर जाए, आप मुझे बोलेंगे आपने तो बोला था कि ये सेफ है। तो भाई, जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो फिर आप रिस्क के लिए रेडी रहें। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते या आपको बहुत ज़्यादा पैसे डूबने का खतरा है, तो भाई बैंक के सेविंग अकाउंट में डालें और चिल करें। चलें भाई, हैंड रेस कर लें जिसने कर लिया है, ताकि हम बस उसको एक ऑप्शन दें और वो एक्सप्लेन कर दें। कोई तो हैंड रेस करे। ताहा, सैयद तलहा लिखा हुआ है, ताहा लिखा हुआ है, ओके। तला, मैं आपको ना वो कर रहा हूँ, को होस्ट बना रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। आप। स्क्रीन विजिबल है मेरा? जी जी, हो रही है। अच्छा सर, तो आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था ना उससे मैंने नेशनल फूड्स का किया। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली पेड वर्जन नहीं है चैट जीपीटी का, तो मैंने इस वक्त 2022, 2023 और 2025 ताकि दो हमारे पास थोड़े पुराने हो जाएं, एक लेटेस्ट हो जाए, बिल्कुल उसकी ठीक है। बेसिस पे की है। तो इसने ऑब्वियसली अभी तो फर्स्ट टाइम ही है मेरा, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ के हम्म एसेस करना आएगा। बट जितना आपने बताया है, अगर बेसिक हम्म बेसिक चीजें देखें, बिजनेस मॉडल क्लैरिटी, तो हमारे पास वर्डिक्ट भी आ रहा है जो कि कह रहा है कि हम्म अट्रैक्टिव है। पता है ये फूड कैटेगरी, फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्पाइसेस, सॉसेस, फूड हम्म सर्विसेज वगैरह। फिर ये हम्म एक्सपोर्ट्स भी बहुत करते हैं, मॉडर्न ट्रेड है इनके पास। तो बिजनेस मॉडल क्लैरिटी इज अट्रैक्टिव। फिर मैनेजमेंट टीम एंड एटीट्यूड टू शेयर होल्डर्स में लॉन्ग स्टैंडिंग फाउंडर फैमिली इन्फ्लुएंस है, प्रोफेशनल सीईओ मैनेजमेंट है, बोर्ड मेंबर्स जो इनके क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, डिविडेंड बड़े अच्छे देते हैं ये लोग। तो उस हिसाब से अट्रैक्टिव है काफी। बट लिखा हुआ है हम्म बट मॉनिटर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें ये कि जो भी पार्टी अपार्ट फ्रॉम इनकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि हम्म काफी टाइम से ये आप ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है। बट ऑल इन ऑल वर्डिक्ट अट्रैक्टिव ही आया है। सही है। फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वालिटी। तो फॉर्मल गवर्नेंस नेटवर्क है इनका, डिफरेंट कमेटीज हैं, ऑडिट्स इनके होते हैं, एचआर वगैरह इनका प्रॉपर है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी है बोर्ड पे, इंटरनल और हम्म एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो भी हमें पता है नेम्ड हैं। और कुछ चीजें इनकी होल्डिंग्स वगैरह जो है, सम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज, तो कुछ हमारे पास इनकी होल्डिंग्स वगैरह भी हैं। तो इसका हम्म वर्डिक्ट न्यूट्रल आ रहा है, जर्नली गुड बट हाई फाउंडर एसोसिएटेड होल्डिंग्स, तो कुछ वो हाँ, हमारे पास नहीं, ये मैं डिस्क्लोज आपको नहीं है बता तो देता हूँ। हाँ, इसका मैं आपको बता जी। देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये इसलिए न्यूट्रल बोल रहा है इसे, कि कुछ कंपनी है, नेशनल फूड्स वगैरह हो गई, ये थोड़ा सा सेठिया बेस्ड कंपनी थी ना। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। जो फाउंडर है उन्होंने ज़्यादा अपने पास शेयर रखे हुए हैं, तो इसलिए एज अ न्यूट्रल वो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है कि यार कभी फाउंडर जो है वो अपने ज़्यादा शेयर बेच दे, तो मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी ना। लेकिन नेशनल फूड्स का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना पिछले 20-25 सालों से, तो वो अच्छा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट नहीं होगी, वरना नॉर्मली दूसरी कंपनीज में ये काउंट होता है बहुत ज़्यादा। सही। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल या प्रोमोटर होल्डिंग, तो ये वेरी कॉन्सेंट्रेटेड है, एसोसिएटेड रिलेटेड कंपनीज प्लस पेरेंट होल्डिंग्स। फाउंडर हम्म की होल्डिंग्स काफी हैं, एटीसी होल्डिंग्स 35.95%। फ्री फ्लोट इज रिलेटिवली स्मॉल, तो इस पे भी न्यूट्रल कह रहा है, हाईली हाँ वही, क्योंकि वही है ना, कॉन्सेंट्रेटेड। सेठिया चीज़ है ना, सेठिया चीज़ है हाँ ना, तो उसी वजह से ये चीज़ भी सेम आएगी। देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें जी। अलाइन है एक दूसरे से, क्योंकि सेठिया बिल्कुल। है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होल्डिंग अपने पास है, तो जब ज़्यादा होल्डिंग उनके पास है तो मार्केट में उन्होंने कम शेयर ही दिए हुए हैं। तो जब कम शेयर दिए हुए मार्केट में, तो इसका मतलब जो बैंक्स हैं या दूसरे लोग हैं उन्होंने कम अपने पास रखे हुए होंगे ना। ठीक है। अच्छा, ये एक तरह से पॉजिटिव चीज़ इस तरह से भी होती है कि देखो, अगर आप कंपनी रन कर रहे हो, ठीक है,
और आपको अपनी कंपनी में बहुत ट्रस्ट है, तो क्या आप ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करोगे? नहीं। नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, कि अगर कोई कंपनी ऐसी है ना जिसके बहुत ज्यादा शेयर्स, लेट सपोज 70-80% शेयर मार्केट के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस कंपनी में रिस्की है जाना। ठीक है। अगर कोई कंपनी है जिस कंपनी के जो मार्केट में शेयर हैं वो 70-80% है, ठीक है, तो उसका मतलब फाउंडर के पास तो 20% ही है, तो उसका स्टेक बहुत कम हो गया। तो फाउंडर का अगर स्टेक कम हो गया तो इसका मतलब वहां पे मसला है। तो नॉर्मली बोला जाता है कि 25 से 40% के दरमियान अगर फ्री फ्लोट है ना तो ये सही है। और अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जनरल कंपनीज के लिए ये रेशो सही है। सही। अच्छा, इसके बाद इनके सेक्टर्स बता रहे कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये प्रोसेस्ड कन्वीनियंस फूड देते हैं जिसके अंदर ट्रेड बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन बाहर है मोर और लेस वो ये यूज कर रहे होते हैं। फिर इनकी मेन हाइलाइट्स रमजान वगैरह के अंदर इनकी सेल्स काफी ज्यादा हो जाती है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी, तो उस हिसाब से भी ये है कि ये अट्रैक्टिव है टू इन्वेस्ट। फिर ग्लोबल एक्सपोजर एंड डॉलर अर्निंग्स, तो सब्सटेंशियल सब्सिडरीज इन यूएई, यूके, कनाडा, एक्सपोर्ट्स टू 40 प्लस कंट्रीज, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं इसके, और इंटरनेशनल डिवीजन डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, तो उस हिसाब से भी अट्रैक्टिव है, गिव्स एफएक्स डाइवर्सिफिकेशन एंड डॉलर रेवेन्यू। फिर आ जाता है ग्रोथ ड्राइवर्स इसके क्या या ट्रिगर्स, तो न्यू प्रोडक्ट्स ये लाते रहते हैं, मॉडर्न ट्रेड एक्सपेंशन है, ई कॉमर्स है इनका, फिर किचन रेसिपी हम्म। मिक्सेस हैं, लीडरशिप कैपेसिटी गेन्स फ्रॉम फैसलाबाद प्लांट्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से ये काफी अट्रैक्टिव है। कॉम्पिटिटिव हम्म। एडवांटेज, ये MOAT का नहीं पता, बट हाँ, कॉम्पिट एमओएटी का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही सही। मोट तो कहलाता है कम कॉम्पिटिटिव, आपका। हाँ। सही सही सही। तो स्ट्रॉन्ग नेशनल ब्रांड है, कैटेगरी इन लीडरशिप, रेसिपी मिक्सेस, केचप्स वगैरह में इनके पास सारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, कॉस्टको वगैरह जो है यूएस का मतलब बिगेस्ट रिटेलर्स, उसमें भी वाइड हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और हैं। तो ये कि पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी इनका इनके हम्म। पास क्रेडिबिलिटी है, उस हिसाब से ये बस अट्रैक्टिव। और यहाँ पे ये भी लिखा अब हुआ है देख रहे इनके हो, अब पास। आपने नेशनल फूड वैसे पहले सुना होगा, लेकिन अब देख फ्रेमवर्क पे जब आप एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट देख रहे हो तो आपकी कन्विक्शन हम्म। बढ़ रही है ना इस कंपनी के बारे में। यार ये कंपनी तो बड़ी लेजिट कंपनी है और इतना ज्यादा काम कर रही है, तो फ्रेमवर्क पे थ्रू अगर कंपनी को देखते हो तो ही जो है वो बात होती है। ठीक है। सही। इसके बाद है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, पीई। पीई अभी आपने बताया था, पी, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 24 टाइम्स है यूजिंग फाइनेंशियल ईयर 25 लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। PKR 3462 मिलियन, और इसके पास 233 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो हम्म। कंसोलिडेटेड पैट फिगर एंड पैटर्न, तो इसको भी न्यूट्रल बोला है, रीजनेबल फॉर अ फास्ट ग्रोइंग FMCG विद ROE ग्रेटर देन मार्केट, नॉट डीप वैल्यू बट फेयर। हाँ ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये 24 ना ऑलरेडी ये हाई पे गया हुआ है ना। लेकिन आप देखो हम्म। नेशनल फूड जैसी जो कंपनीज है ना, अच्छा हमेशा जरूरी नहीं होता। इसको मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ आप लोगों के लिए ना, कि लेट सपोज अगर आप डीएचए में कोई प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो डीएचए में अगर आपको प्राइस हाई भी मिल रही है ना, तो आपको ये पता होता है कि ये और ऊपर जाएगी। ठीक है। तो हाई प्राइस का मतलब हरगिज हमेशा ये नहीं होता कि ये ऊपर ना जाए। ठीक है। तो डीएचए में अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपको पता है कि यार अभी तो हाई प्राइस है कंपेयर टू अदर सोसाइटीज, लेकिन आने वाले वक्तों में और ग्रो होगी। ठीक है। लेकिन लेट सपोज आपको कोई ऐसी सोसाइटी में जिसका जो पहली बार बन रही हो, उसमें आपको पैसे तो कम मिल रहे हो, ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर कितनी ग्रोथ आनी है, कि कब डेवलपमेंट होनी है, अगर आपको ये पता ही नहीं है तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाता है ना। तो फिर इस सूरत के अंदर आप क्या बोलते हैं, यार मैं डीएचए में चले जाता हूँ। ठीक है। तो जितने आपके पास पैसे हैं, जितना रिस्क एपिटाइट है, उसके बेसिस पे डिसीजन होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं और आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, लेकिन आप चाहते हैं बस ग्रोथ हो, तो फिर आप बोलेंगे डीएचए में मैं ले लेता हूँ। तो इसी तरह से नेशनल फूड की अपसाइड, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे है, कंज्यूमर मार्केट है, ग्रो होगी, लेकिन महंगा मिल रहा है, तो कुछ महंगी कंपनीज को लेना कोई बुरी बात नहीं है। सही। फिर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, EV एबिटा, इसकी हम्म। है 5.5x यूजिंग मार्केट कैप, अगर इसका हम देखें 83.10 बिलियन का, और हम्म। एस्टिमेटेड एबिटा है 15,125 मिलियन।
तो दिस इज हम्म अट्रैक्टिव फॉर अ ब्रांडेड फूड कंपनी। रेवेन्यू माइलस्टोन्स इनके बहुत हैं, फाइनेंशियल हाइलाइट्स वगैरह के हिसाब से, शेयर्स फ्रॉम रिपोर्ट्स के हिसाब से इसको भी हम्म। अट्रैक्टिव बोला है हमारे फ्रेमवर्क। हाँ, वो बता रहा है कि इसका जो EBITDA है ना, वो बहुत अच्छा है। EBITDA का मतलब क्या होता है? आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो अर्निंग बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट वगैरह की जो पेमेंट करनी होती है ना, उससे पहले जो अर्निंग होती है ना, टैक्स से पहले की अर्निंग, वो क्या है। हम्म। तो ये बता रहा है इसकी जो अर्निंग है ना, वो इसके कंपेटिटर के मुकाबले में एक अच्छी अर्निंग है, अट्रैक्टिव अर्निंग है। अगर कोई FMCG कंपनी पाकिस्तान में 83 बिलियन रुपीस कमा रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि यार, तो हमें ये भी देखना होता है ना यार, कंपनी लेट्स सपोज इसके कंपेटिटर जो है, अगर ये 83 बिलियन कमा रही है, तो जो फॉर एग्जाम्पल वो है, क्या बोलते हैं इसे यार, एक जो नेस्ले वगैरह है या पोमोलिफ वगैरह है, ठीक है, PNG वगैरह है, सॉरी, PNG कितना कमा रही है, वो भी FMCG सेक्टर में। तो वो अगर करीब करीब कमा रही है, इसका मतलब ये है कि अच्छे कंपेटिटर, जैसे सिस्टम लिमिटेड है, तो हम देखेंगे कि दूसरी IT कंपनी जो है वो कितना कमा रही है। अगर सिस्टम लिमिटेड जो है फॉर एग्जाम्पल 80 बिलियन रुपीज कमा रही है, ठीक है, और उसके जो कंपेटिटर हैं वो फॉर एग्जाम्पल 50 बिलियन कमा रहे हैं या 40 बिलियन कमा रहे हैं, तो इसका मतलब अट्रैक्टिव हो गया ना सिस्टम लिमिटेड, कि वो ज्यादा अच्छा कमा रही है। तो ये उस जी। पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ है 5 से 10 ईयर्स। तो रेवेन्यू माइलस्टोन इनका 125 बिलियन है, विच इज अ रिकॉर्ड। हम्म। स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन मोमेंटम, मैनेजमेंट सिटी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, मल्टी ईयर कैगर नॉट रिप्रेजेंटेड हेयर लाइन बाय लाइन इन द चैट, बट फाइनेंशियल ईयर 25 में मटीरियल एक्सपेंशन वर्सेस प्रायर ईयर्स। तो अट्रैक्टिव है, रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ हुई है इनकी। हाँ ठीक है, वो ग्रोथ हम उसके उससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाली उस पर खोलो जरा, साइड बराबर में जो खुली हुई है आपकी, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो टैब है ना, हाँ, जी। इसमें ऊपर जाओ, फाइनेंसिस सारे होंगे ना, सेल्स एंड ग्रोथ नजर आ रही होगी, नीचे आओ, आओ नीचे करो, नीचे करो। हाँ, ये यहाँ पे रुक जाओ, अब फाइन। देखो यहाँ पे सेल्स नजर आ रही है, 26, 29, 37, 44। तो वो यही बता रहा है। तो वो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली बढ़ी है। इसी तरह से प्रॉफिट देखो, 19, 21, 12 और फिर 31। ठीक है। और इसी तरह से EPS भी ग्रो होता चला जा रहा है। ठीक है, इस ईयर में कम हुआ होगा, उसका भी यही रीजन होगा, कोई एक्सपेंशन वगैरह की होगी इन्होंने। ठीक है। जी, तो आप देखो सारी 2024। चीजें इसकी ग्रोथ में नजर आ रही है, विच मीन्स इट्स अ वेरी गुड कंपनी। आगे जाओ। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूवमेंट स्लैश मार्जिन्स। तो मार्जिन्स इम्प्रूव्ड, एबिटा मार्जिन 12.1% अब था। दोबारा आ जाओ स्टॉक ऑपरेटिंग। वाले उसके ऊपर, हाँ स्टॉक वाले वो उस पे आ जाओ, टैब पे ना, आसान लोगों को दिखाने के लिए ना, नीचे आओ, यहाँ पे मार्जिन नजर आएंगे ना ये, हाँ अब देखो, ग्रॉस मार्जिन 33%, 34%, 31, 35, 35 हो गया, इंप्रूव हो रहे हैं मतलब, कम नहीं हो रहे बहुत हर ज्यादा। साल। ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट देखो, 7.32, 7.2, ये 2024 में कोई ना कोई इन्होंने ऐसा किया होगा काम, जिसकी वजह से ये कम हुआ होगा ना, एक्सपेंशन वगैरह की होगी। फिर 7.4। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी एक कंसिस्टेंट है और अच्छे हैं। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छे हैं। ठीक है, और EPS ग्रोथ देखो कि 150% हुई है लास्ट ईयर, 2024 और 2025 में। ठीक है, तो विच इज वेरी गुड। ये हो गया। फिर अर्निंग्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल ईयर 25 सॉ 58% ग्रोथ इन पैट। मैनेजमेंट हाइलाइट्स प्रॉफिट पैट। आफ्टर टैक्स, पैट का मतलब है अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में 3462 मिलियन, स्ट्रॉन्ग जंप हम्म वर्सेस प्रायर पीरियड। Earnings show हम्म good recent momentum but are partially influenced by consolidation of A1 and हम्म one-offs. Watch for sustainability. तो इसको भी हम्म न्यूट्रल बोला, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बट पार्शियली हेल्प बाय कंसोलिडेशन एंड पोटेंशियल वन टाइम आइटम्स। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कि कुछ अर्निंग ऐसी होती है कि आपने लेट सपोज कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, या आपने कोई कंपनी बेच दी, उससे एकदम अर्निंग आ गई, तो उसको बोलता है कि वन टाइम जो अर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा, उसको काउंट नहीं करते। आप उस चीज को काउंट करते हैं कंपनी के अंदर जो कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही होती है, या कंसिस्टेंट रेवेन्यू आ रहा होता है। फिर ये कंसिस्टेंट बोनस पॉलिसी। नो रीसेंट कंसिस्टेंट बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड इन दीज इयर्स। नो मेजर रिकरिंग बोनस शेयर पॉलिसी, तो इसलिए न्यूट्रल बोला है। बट कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड्स हम्म पेड रेगुलरली। फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड्स, एग्जाम्पल इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन बोर्ड प्रपोज्ड फाइनल ₹5 पर शेयर फॉर हम्म। फाइनेंशियल ईयर ठीक 25 है, एंड तो अगर इंटरिम। वो बोनस बोनस दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिविडेंड, जैसे मैंने बोला था ना, 18 पॉइंट में से 15 पॉइंट अगर आपके फुलफिल हो रहे हो तो अच्छी कंपनी है।
तो इसमें अगर वो हम्म। बोनस नहीं दे रहा लेकिन डिविडेंड कंसिस्टेंट दे रहा है तो अच्छी कंपनी है वो। ठीक है। और अच्छा इंटरिम यहाँ, डिविडेंड्स भी दे रही है ₹2। हाँ अच्छा एक और चीज ये सवाल पूछा ना, एबिटा और पैट के दरमियान डिफरेंस क्या है। एबिटा क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट, और पैट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो नेट उनके पास बच के आ रहा है। ठीक है। फिर आरओई आरओई देख लो ग्रेटर। इसका 26% है। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है, फिर ये भी अट्रैक्टिव है। फिर इसके आर ओ आई सी भी देख लो 32%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़े आसानी से कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप यहाँ पे देखो, इंडिया कंफर्टेबल गियरिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग एग्जिट बट अवर लेवरेज इज मॉडेस्ट। ठीक है, रेशियोज बिलो 29%। ठीक है, 29% से कम है इसके रेशियो ना, तो लेस देन 1 है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसकी। पॉजिटिव कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस टू सेल्स 10%। ठीक है, इम्प्रूव एंड हेल्दी। अब अच्छा ये ना, कैश फ्लो से ज़्यादा ना यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कैश इन द बैंक या कैश इन द कंपनी, तो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। ये कैश फ्लो ना डिफरेंट एंगल में इसको कंसीडर कर। ठीक है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है क्योंकि उसके कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, अदर्स रेट्स रिलेटेड, अब इसने क्या बताया, रिलेटेड पार्टी नोट्स और क्या सिग्निफिकेंट रिलेटेड एसोसिएटेड कंपनी होल्डिंग फैमिली, वही जो कंपनी होल्डिंग का चक्कर है ना, वो उसमें उसके लिए नेगेटिव ले रहा है उसको ना। ओवरऑल ओवरऑल वर्डिक्ट। वर्डिक्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, बाय एक्यूमुलेट मॉनिटर आइटम्स वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब जब आपने ये खुद किया ना, अब आपको मुझे बताओ कि नेशनल फूड के ऊपर कन्विक्शन अब ज्यादा आई है या जब पहले लोगों से सुनते थे तब ज्यादा आती थी। अब ज्यादा ये इतना पता ही नहीं था, अब इसके बारे में पूरे फाइनेंशियल्स पता चल गए कहाँ कहाँ ये, पहले तो हाँ इतना पता था हाँ मसाले बेचते हैं मैक्सिमम बाहर बेचते हैं। बट अब जो हाँ ओवरऑल ईयर्स के हिसाब से डेटा मिला है तो अब एक कन्विक्शन आ गई है। हाँ। अब अगर तो ऐसा है अब, कि मार्केट गिर भी गई ना तो भी एक टेंशन नहीं होगी, हाँ पता है भाई अच्छी कंपनी है और ही बंदा इन्वेस्ट करेगा। बस यही है हमारा जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट है ना, उसका मकसद ही है कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि मार्केट गिरने, हाँ जो क्रैश है वो एक अलग चीज़ है। ये मैं नॉर्मल जो होता है ना कि इंडिया ने हमला कर दिया गिर गई, उसमें आपने पैनिक नहीं करना। अफगानिस्तान से कोई मसला हो गया गिर गई, या इंटरनल कोई इशू हो गया गिर गई उससे मार्केट, तो वो 2-3 हफ्ते के लिए गिरती है, उसके ऊपर पैनिक नहीं करना है आपने। क्रैश का मैंने आपको एक सिग्नल बता दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जैसे ही, ठीक है, तो फिर आपको अलार्म होना है कि ये 50-60% मार्केट जो है ओवरऑल गिर सकती है। तो उस टाइम आप थोड़े अरसे के लिए मार्केट से बाहर हो जाएं। वो लेकिन होता क्या है, 3-4 साल में एक बार होता है वो इंसिडेंट। वो ऐसा नहीं होता कि वो महीनों में हो रहा हो या 6-8 महीने में एक बार हो रहा हो। ठीक है, वो 2-3 साल में एक बार होता है। सही है, तो मेरे ख्याल से अच्छा ओवरऑल। सर। बताएं। सर मेरा सवाल ये, वो जो मार्केट क्रैश होती है बट अगर हम वैल्यू इन्वेस्टर्स और हम 15-20 साल के हिसाब से सोच रहे हैं, तो लेट सपोज इस 15-20 साल में एक या दो बार मार्केट क्रैश हो भी गई और हमने हम्म नहीं निकले, तो हम हम्म फिर भी फायदे में रहेंगे या नहीं निकल नहीं, जाना चाहिए? हाँ देखो, अगर नहीं भी निकलते हो ना एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, तो आप 15 साल में तो फायदे में ही रहोगे। ठीक है, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। लेट सपोज 100 रुपए हैं आपके पास। ठीक है, आपने कोई शेयर बाय किया 1 रुपए का, 1 रुपए का था वो शेयर, आपने 100 शेयर बाय कर लिए। वो 100 शेयर से उसकी जो वैल्यू है वो 2 रुपए हो गई। तो इसका मतलब 100 रुपए के बाय किए थे, अब कितने हो गए, 200 रुपए आपके। ठीक है, अब जब मार्केट क्रैश करती है, वो तकरीबन 40-50% मार्केट क्रैश करती है, तो इसका मतलब 100 रुपए वाली चीज आपके पास 200 रुपए की हो गई थी, अब दोबारा क्रैश करके हो सकता है वो 100 रुपए या 90 रुपए की हो जाए। ठीक है, तो जब वो 90 रुपए की हो रही है ना आपकी, तो अगर आप उसे 200 पे बेच दोगे और फिर 90 रुपए पे दोबारा बाय करोगे, तो आपको अपसाइड बहुत ज्यादा मिलेगी। बात समझ रहे हो। अगर नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर करो तो फिर आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप फिर आप 90 रुपए में जब, मतलब 200 पे आपने बेच दिया, अब 200 के बाद आप जब वो 90 रुपए का आया ना, तब या 80 रुपए का आया, तब दोबारा आपने खरीदा ना उसको बॉटम के ऊपर जाके, तो फिर उसके बाद हम्म। आपकी जो ग्रोथ है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, आपके जो शेयर्स होंगे, पहले आपके 100 रुपए थे, आपके 100 शेयर आए थे, अब 200 रुपए हैं और 90 रुपए का शेयर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आपको फायदा कितना है, आपके शेयर्स की वैल्यू डबल हो गई ना आपकी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू जी। से क्रैश वाले पॉइंट पे आपको बेच देना चाहिए, ज्यादा अकलमंदी का वो होता है। लेकिन अगर नहीं भी बिका आपसे, तो उसमें टेंशन नहीं होती है आपको। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है हर महीने आपने बाय करने जाना, बाय करते चले जाना है। ठीक है, अब वो डिविडेंड बेस हो या जो है वो आपने क्या नाम है सिंपल ग्रोथ बेस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, कोई मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि डिविडेंड भी आपको मिल रहा है ना, तो आप उसे री इन्वेस्ट करते रहो कंपनी के अंदर। आपको लेट सपोज किसी कंपनी में आपने डाला, उसका डिविडेंड मिला, आपने वो डिविडेंड दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया, ताकि ये कि आपको
We often hear that the investment should be to achieve high return, however, during such a long period. हाँ, तो यही तो हम इसी वजह से तो 15 साल आप कंटिन्यूसली डालेंगे तो इन्फ्लेशन वगैरह, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ही यही होता है 15-20 साल में, कि आपकी जो लेट से वो 100 रुपये आपने डाले थे तो अगले साल वो 118 रुपये हो गए, उससे अगले साल वो 118 रुपये के ऊपर 20%, फिर उसके अगले साल 60, उसके जो अमाउंट है उसके ऊपर 20%। तो इन्फ्लेशन तो बहुत आसानी से बीट हो जाती है, बहुत वेल्थ क्रिएट हो जाती है। बैंक इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको मॉनिटर करना होता है, क्योंकि वो एक सबसे मेजर सिग्नल है। ठीक है। तो इसी तरह से कार जो है, कार की अगर सेल्स बहुत गिरने लग जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाए, कार की सेल्स गिरने लग जाए, इसका मतलब क्रैश आने वाला है मार्केट के अंदर। ओके चलें, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है वो अपना फीडबैक दे दें यहाँ पे, ग्रुप में भी दे दिया काइंडली, कैसा लगा आपको सेशन। होपफुली ये सेशन बड़ा प्रैक्टिकल रहा होगा, आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग जो है वो काइंडली ये सवाल नहीं पूछा करें कौन सा शेयर बाय करें, क्योंकि अगर कौन सा शेयर बाय करना है हमें बताना होता तो हम आपको बता देते भाई ये शेयर हमने खरीदे हुए हैं, ये खरीद लो। लेकिन आपको इस तरह से ट्रेन करने का मकसद ये है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, आप कोई गलती ना करें, ताकि ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। तलहा के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए। माशाल्लाह से तलहा ने जो है वो खुद एफर्ट्स करके ले लिया, होपफुली दूसरे लोगों ने भी किया होगा। लेकिन कोशिश किया करें कि इस तरह के मौक़ों पे आप लोग जो है वो आके बताया करें, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, ग्रो होता है। और ये नहीं सोचा करें यार मैं गलत बताऊंगा तो क्या होगा, ठीक है, कोई गलत या सही नहीं होता, यहाँ हम सब सीखने के लिए आए हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये था नवेद साहब का, वो ये था व्हाट आर होल्डिंग इनिशियली आई इन्वेस्टेड इन एंग्रो। होल्डिंग जो है ना, एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में सच कोई वो नहीं है। होल्ड कंपनी जो होती है ना, एक होल्डिंग कंपनी होती है। मतलब लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें एग्जिट बेस, तो एग्जिट बेस एक कंपनी है हमारी ना, ठीक है। अब मैं एग्जिट बेस के अंदर अगर 2-3 कंपनीज और बना लूँ छोटी छोटी, ठीक है, तो मेरी जो मेन होल्डिंग कंपनी एग्जिट बेस हो जाएगी, और उसके जो 3-4 कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रही होगी, उसके लिए मेरी मेन कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे लकी है, लकी एक मेन बड़ी कंपनी है, और फिर उसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं, वो सीमेंट का काम भी करते हैं, और वो जो है क्या नाम है गारमेंट्स का भी काम करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से लकी का जो मेन ग्रुप है वो होल्डिंग कंपनी कहलाता है, बाकी जो है वो नीचे दूसरी उसकी सब कंपनीज कहलाती हैं। तो ये है सिर्फ इसका मतलब। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक मार्केट, विल इट गो अपवर्ड डाउन? आई वाज मेंशनिंग मॉनिटरिंग द चार्ट एंड वन डे इट वेंट अप एंड। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, हम एज अ जब वैल्यू इन्वेस्टर, क्योंकि हमारी जो क्लास है या हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं रहता, और ये कोई आपको बता भी नहीं सकता ऑनेस्टली स्पीकिंग। कोई आपसे ये बोला है ना कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी अभी गिर जाएगी, जैसे अभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, तो अब ये 2 लाख पे जाके नीचे गिरेगी, ये 1,75,000 पे जाके नीचे गिरेगी, या कब गिरेगी ये किसी को नहीं पता। अगर फॉर श्योर इतना लोगों को पता हो तो लोगों के नुकसानात ही ना हो ना, तो इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, और इसको चेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एज अ वैल्यू इन्वेस्टर के तौर के ऊपर देखें, जिसमें आप मंथली बेसिस पे एक स्पेसिफिक अमाउंट, अच्छी जो कंपनी है जो अच्छा रेवेन्यू बना रही है, अच्छी उनका बिजनेस मॉडल है, उन्हीं पे फोकस करें। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक कोर्स लें, प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और फिर आप ये चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अभी आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है। और ट्रेडिंग के अंदर 97% जो ट्रेडर हैं वो फेल होते हैं, तो अब इट्स अप टू यू कि आपने फेल होना है नहीं होना। अभी रिसेंटली जैसे न्यूज़ थी, मैंने ग्रुप पे भी शेयर की थी। ट्रेडिंग के लिए जो कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या देखें टेक्निक, मैं ये सजेस्ट करूंगा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं कोर्स सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। ठीक है। तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो स्टॉक क्रिप्टो के अंदर हुआ है, 2 लोगों ने सुसाइड किए, तो आप लोग नेट पे सर्च कर लें, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ट्रेडिंग के लिए कोर्स स्पेसिफिकली। अच्छा, कैन यू थिंक प्रॉपर्टी विल बूम? मुझे नहीं पता यार, प्रॉपर्टी वैसे अगले आने वाले 4-5 सालों में तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो बहुत ज़्यादा कोई ग्रो होनी है। ठीक है। अच्छा, मेरा के ट्रेड अकाउंट जो है वो ओपन नहीं हो रहा, 6 दिन हो गए। अच्छा, कोई भी है के ट्रेड अकाउंट या कोई भी ब्रोकरेज अकाउंट है ना, ये टाइम लेते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी ले लेते हैं, महीना भी ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से, और इनकी अपनी कस्टमर सर्विस है बहुत सारे ब्रोकर्स की, वो स्लो है, उस वजह से भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट का भी प्रोसेस स्लो है, फिर इनके अपना भी प्रोसेस स्लो है, इस वजह से ये टाइम लग जाता है। तो डोंट वरी, ये नॉर्मल टाइमिंग है 2 से 3 हफ्ते,
जो हमने बहुत सारे लोगों में देखा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर। मल्टीबैगर का मतलब बताए तो मल्टीबैगर का मतलब होता है ऐसी कंपनीज कि आप उसमें आज इन्वेस्ट करें और वो आने वाले वक्तों में जो है वो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स हो जाए। मतलब अगर आप स्टॉक की प्राइस अगर उसकी 1 रुपए की बाय कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसके स्टॉक की प्राइस 10 गुना हो जाएगी विद इन 1, 2 और 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसको मल्टीबैगर कहते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है? फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, जो लास्ट क्लास थी उस फ्रेमवर्क के जरिए जो भी कंपनियां आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उनके अंदर आप कोई देखें कि न्यू एक्सपेंशन क्या हो रही है, ठीक है, न्यू ग्रोथ की क्या चीज है। अगर वहां पे कोई ऐसी चीज हो रही है, न्यू एक्सपेंशन प्लान या कोई इस तरह का प्लान लगा रहे हैं या किस तरह की प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके जो प्राइस की शेयर है वो बढ़ जाए। जैसे सासगार की बात कर लें, सासगार बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो मल्टीबैगर अब बनी जाके पिछले 2-3 साल पहले। क्यों बनी? क्योंकि उससे पहले एक कंसिस्टेंट अच्छी कंपनी ग्रोथ थी, लेकिन एकदम से क्यों ग्रो हुई? क्योंकि उसके अंदर हवल उन्होंने लॉन्च की, हवल की अच्छी उनकी सेल्स निकल के आ गई, तो वो मल्टीबैगर बन गई। तो मल्टीबैगर पुरानी कंपनी भी हो सकती है, न्यू कंपनी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग समझते हैं मल्टीबैगर हमेशा न्यू कंपनी होगी, तो ये जरूरी नहीं है। मल्टीबैगर के लिए जो जरूरी है वो है, आपने उसकी ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल के साथ ये देखना है कि अभी वो इस तरह की क्या चीज प्लान कर रहे हैं जो उसके कंपैटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज्यादा सेल्स ला के देती है। मल्टी बैगर का मतलब है कि उसकी रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ सकती है। तो आपने देखना है अपने कंपैटिटर के मुकाबले में वो ऐसी क्या चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है तो इसका मतलब वो मल्टी बैगर बन सकती है। तो जो पिछला फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, अगर उसको फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, कंपनी को स्टडी करें उसके फाइनेंसेस को, तो आप जो है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ हाउ आर यू डूइंग? बहुत अच्छा सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेल। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये कि ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ना कि भाई किस तरह से इन्वेस्ट करना है, मैंने आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दिया है कि के ट्रेड पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो के ट्रेड पे अकाउंट जैसे आपने बनाना है, के ट्रेड पे जब अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप जाएंगे दोबारा से यूट्यूब के ऊपर। तो थोड़ी सी एफर्ट्स ये कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जो आसान काम है वो आपने सिर्फ यूट्यूब पे जाना है। आपने लिखना है हाउ टू, अब ये भी आप लोगों को सिखाना, बाय एंड बाय एंड सेल स्टॉक्स इन के ट्रेड। ये सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे, यहाँ पे ये आ गई वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करें, ये सिंपली आपको पता चल जाएगा। तो यार थोड़ा सा आप लोग एफर्ट्स करें। अगर आपने, देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आप अच्छी कंपनी फाइंड आउट करें, तो आपने एफर्ट्स करनी पड़ेगी। अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे इतनी भी कि भाई के ट्रेड के अंदर, ऐप के अंदर अकाउंट कैसे बनेगा और वो बाइंग एंड सेलिंग कैसे होगी, तो ये देखें सिंपली है, मैंने जाके लिखा बाय एंड सेल, उसने ऐप दिखा दी और उस ऐप के अंदर बता दिया कि कैसे हो रहा है बाय एंड सेलिंग, ठीक है। और ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि उसको समझाना पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो यूट्यूब पे एक आध वीडियो देखें, वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, अगर 20-25 लोग ग्रुप के अंदर, मैं एक पोल बना दूंगा कि अगर 20-25 लोग बोलेंगे ना कि बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दें या सेशन ले लें, तो बना लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ऐसा ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सवाल है? व्हाट विल द पर्सन हु डोंट हैव एनी idea about it, I want to invest. Mutual funds are the correct approach for the best will be investment when the goal is pocket. अच्छा, अगेन वही बात है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, देखिए स्टॉक्स में या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं नॉर्मली, ठीक है। वन इज कि आप डायरेक्ट स्टॉक बाय करें, सेकंड इज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, तीसरा है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग समझ लें ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि ये एक्चुअली डिफरेंस क्या है इसमें। स्टॉक्स डायरेक्ट बाय करने का मतलब क्या है? आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर बाय कर ले रहे हैं। अगर आप के ट्रेड पे गए या किसी भी ब्रोकर ऐप है उस पर आप गए, आपने लिखा सिस्टम लिमिटेड, सिस्टम लिमिटेड आ गई, उस पर आपने क्लिक किया और आपने उसे बाय कर लिया, ठीक है। तो आपने इसका मतलब कंपनी के शेयर डायरेक्ट बाय कर लिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड आप किसी ब्रोकर ऐप के जरिए नहीं बाय कर सकते। म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा है, अब आपने देखना है कि अभी म्यूचुअल फंड पाकिस्तान में कौन कौन से मौजूद हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसके ऊपर लिखना है, गूगल के ऊपर म्यूचुअल लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, तकरीबन 500 के करीब म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड की डिटेल्स आ रही है, सरमाया की वेबसाइट पे जाके आप सारे म्यूचुअल फंड नजर आ जाएंगे, उसमें लिखा होगा ये लो रिस्क है, हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है। लो रिस्क का मतलब ये है कि उसके अंदर आपके पैसे डूबने के खतरे कम से कम है, हाई रिस्क का मतलब उसके अंदर पैसे डूबने का खतरा ज्यादा से ज्यादा है।
और मीडियम रिस्क का मतलब है कि भैया आप मीडियम रिस्क है आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं और कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड भी है, तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाती है। अब इसमें से, अब ये क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझ लें। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो क्या बोलती है कि भाई आप जब स्टॉक सेलेक्ट करते हो ना, तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है। तो वो बोलता है ठीक है आप ये टेंशन नहीं लो, मैं प्रोफेशन हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी सेलेक्ट करूंगा। अब क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास टीम है, और आपके पैसे मैं उन कंपनीज में खुद लगाऊंगा। तो आप कंपनी में डायरेक्ट पैसे नहीं लगाते, आपका डिसीजन नहीं होता, वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं एक्चुअली उनका टोटल डिसीजन होता है, और वो ही जो है इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करते होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि म्यूचुअल फंड में आप एक कंपनी को पैसे दे देते हैं और वो कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में डिफरेंस क्या है। यस या नो बोल दें कमेंट के अंदर, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। ओके, तो म्यूचुअल फंड में एक कंपनी होती है वो, लेकिन वो इन्वेस्ट स्टॉक्स में ही कर रही होती है। अच्छा, उस म्यूचुअल फंड में भी तीन जो है कैटेगरी है। एक है आपकी इक्विटी फंड, एक है आपकी मनी मार्केट, और एक कमोडिटी, ठीक है। इक्विटी फंड का मतलब है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाई रिस्क होते हैं, ठीक है। और जो कमोडिटी होता है वो मीडियम रिस्क के तौर पे लेते हैं, और जो मनी मार्केट होता है करेंसी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उसका रिटर्न भी कम होता है और जो है वो उसमें रिस्क भी कम होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में वो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग करते हैं, उसमें भी तीन कैटेगरी है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना रिस्क है उसके ऊपर। अब लोगों का सवाल ये होता है यार मैं स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड के थ्रू करूं। इसका जो मैं आंसर देता हूं ना आपको, वो इस तरह से देता हूँ। हाँ, ये देखिए मीज़ान का ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझिएगा। ये मीज़ान का म्यूचुअल फंड है। अब देखें 2015 में जो उसने रिटर्न दिया ईयरली, वो तकरीबन 22% दिया, 2016 में 15% दिया, 17 में 23% दिया, 18 में नेगेटिव 16% दिया, 19 में नेगेटिव 24% दिया, 20 में 3% दिया, ठीक है, 21 में फिर 32%, फिर 22 में -10, फिर -0.28, 2024 में और 25 में बहुत ज्यादा हाई रिटर्न दिए क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुल रन में गई हुई है, ठीक है। अब मीज़ान ये चीज दिखाने का रीजन यही है, हर म्यूचुअल फंड के साथ ऐसे ही सिनेरियो होता है, ठीक है। दिखाने का रीजन ये है कि भाई आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें इक्विटी इन्वेस्टमेंट या खुद करें, दोनों में रिस्क काइंड ऑफ सेम है। क्योंकि देखें यहाँ पे -24 आया हुआ है ना, -10 आया हुआ है, -16 आया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है स्पेसिफिकली, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करेंगे तब भी रिस्क है कि वो कंपनी नीचे चले जाए, म्यूचुअल फंड में करेंगे तब भी रिस्क है कि आपकी नीचे चले जाए। म्यूचुअल फंड में आप लोग क्योंकि ये क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर मेरे हिसाब से ये है कि आप अच्छी कंपनी खुद आइडेंटिफाई करें, 10 कंपनीज खुद आइडेंटिफाई करें जो मैंने फ्रेमवर्क दिया हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करें, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। और मेन कंपनीज तो मैंने आपको वैसे भी बताई हुई है, ठीक है। तो उनके ऊपर से भी ये स्टडी करें और उसके बाद हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, सही। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने म्यूचुअल, ये समझ में आ गई आपको बात कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें, देयर इज नो गारंटी कि आपको रिटर्न हाई मिलेगा या आप नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। यस या नो पे आंसर कर दें अगर ये आपको समझ में आ गया हो कि क्या चीज़ है। कमेंट के अंदर बता दें कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। ओके गुड। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ क्या चीज होती है? एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है उसमें और स्टॉक में, मतलब आप जैसे स्टॉक में डायरेक्ट स्टॉक बाय कर रहे होते हैं ना ब्रोकर ऐप से, तो इसी तरह से ईटीएफ भी आप डायरेक्ट ब्रोकर ऐप से बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, ब्रोकर ऐप के थ्रू आपने एक कंपनी को देने होते हैं पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस ये हो गया म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में। अच्छा, ईटीएफ भी यही सेम काम करता है जो म्यूचुअल फंड करता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपने हिसाब से कंपनी सेलेक्ट करता है और उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। तो ईटीएफ भी क्या करता है कि जो बेस्ट कंपनीज होती है ना, वो कंपनीज उस ईटीएफ के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उन्हें डालता रहता है, और वो जो रिटर्न बनाती है उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। और ईटीएफ का फायदा ये है कि जिस तरह से आप स्टॉक रियल टाइम में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, इसी तरह से तो स्टॉक में जैसे आप रियल टाइम पे बाय सेल कर सकते हैं, ईटीएफ भी रियल टाइम पे बाय सेल कर सकते हैं ब्रोकर ऐप से। म्यूचुअल फंड में आप चाहें कि अभी मैं बाइंग एंड सेलिंग कर लूं, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, उसका एक प्रोसेस होता है, एक आध दिन लग जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है।
तो ईटीएफ में और स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि आपका कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होता है। आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो रिलेटिवली बहुत कम होती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है, वो अपनी फीस भी माइनस कर रहा होता है उसमें। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी स्टॉक्स का नहीं पता, उन्हें ब्रोकर ऐप वगैरह के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, उनका नहीं दिमाग उन्होंने खपाना है, उन्हें सिर्फ सिंपल जाना है मीज़ान के इस्लामिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना, ये जो सामने है, ठीक है। एक अमीन म्यूचुअल फंड के नाम यही है मीज़ान का ना। तो उसमें आपने इन्वेस्ट कर देना है, और इन्वेस्ट करके हर महीने वही जो अमाउंट है आप इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, तो फिर जो है ईटीएफ और जो है वो स्टॉक बेहतर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करूं, तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं, ब्रोकर ऐप के चक्कर में कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत मुझे समझो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहा एफर्ट्स, तो फिर आप ईटीएफ में जाएंगे। और आप चाहते हैं यार नहीं मैं समझ के डालना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे पता हो कि मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूं, तो आपको स्टॉक में जाना है। ये डिफरेंस समझ में आ गया ईटीएफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का। आप इसमें भी कोई अगर आपका सवाल है तो सवाल भी पूछते जाएं, साथ साथ मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपने म्यूचुअल फंड यहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक म्यूचुअल, अच्छा एक और चीज़ है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ईटीएफ जो है, शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ दो ही हैं, एक महाना इस्लामिक है और एक मीज़ान का ईटीएफ है, ठीक है। स्टॉक वर्सेस ईटीएफ का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईटीएफ का खोला हुआ है मैंने ना। स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस ईटीएफ में होता क्या है कि वो 10 12 कंपनी 20 कंपनी का एक ग्रुप बना लेती है अपने पास, और वो आपके पैसे उस पर्टिकुलर 10 12 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने ऑप्शन दिया था ना कि यार देखें, अगर आपके पास लाख रुपए है तो आप 10 कंपनी सेलेक्ट करें, 10 10 हज़ार रुपए उसमें डाल दें, ठीक। ईटीएफ में क्या होता है, क्या वो ईटीएफ, उस ईटीएफ में अगर आप लाख रुपए डाल लेना तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली, जो उसके पास 10 12 कंपनी है 30 कंपनी है, उसमें खुद ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसमें जो है वो आसानी हो जाती है, ईटीएफ में आपको खुद सोचना नहीं पड़ सकता, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ईटीएफ के अंदर अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये महाना इस्लामिक ईटीएफ है, ठीक है। अब मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस है। जब आप स्टॉक में कर रहे हैं तो सिस्टम लिमिटेड का मतलब, आप सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिजान बैंक एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब आप ये होल्डिंग का मतलब है कौन सी कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप महाना इस्लामिक का ईटीएफ बाय करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो, लेट सपोज आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, तो हो सकता है 1 रुपया, 1 रुपए का एबिट में चले गया आपका, 1 रुपए एटीआरएल में चले गया, डीजीकेसी में चले गया, इफेट, एंग्रो, एफएबीएल, फातिमा, एफसीसीएल, इन सारी कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। ये मैनेजेस कौन करता है, जैसे ऐसे कंपनीज होती है ना, ईटीएफ जो लॉन्च करते हैं वो एक स्पेसिफिक बैकएंड पे कंपनी होती है जो कि वो कर रही होती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग चाहते हैं ना स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, तो वो क्या करें, वो ये जैसे महाना इस्लामिक ईटीएफ है ना, अब ये महाना की जो कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने टीम ने प्रॉपर तरीके से रिसर्च की हुई है, तो आप जाएं इसमें होल्डिंग में जाएं, इनमें जो जो कंपनीज मौजूद है ना, इनको जो मैंने फ्रेमवर्क बताया उस फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें, तो उस फ्रेमवर्क में जो ज्यादातर कंपनी उसके ऊपर आ रही है तो उसमें से आप सेलेक्ट कर लें, तो आपका काम और आसान हो गया। बहुत सारे लोग समझते हैं ना, क्योंकि देखें ईटीएफ क्यों बनता है, ईटीएफ इसलिए, ईटीएफ अच्छा कब परफॉर्म करेगा, जब ईटीएफ की जो कंपनी सेलेक्ट की हुई है उसने, वो बेहतर परफॉर्म करेंगी, इसी वजह से उसकी प्राइस आगे बढ़ेगी ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने मिजान का ईटीएफ यहाँ पे ना खोला हुआ है, ठीक है। तो ये मिजान का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब देखें इसकी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना, क्यों बढ़ रही है इसकी प्राइस कंटिन्यूसली, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसकी जिस टाइम पे लोगों ने, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 2023 में जिन लोगों ने इसे बाय किया था, ये 8 रुपए का था, अब ये देखें कितने 20 रुपए का हो गया, तो डबल से भी ज्यादा हो गया विद इन 3 ईयर्स। तो ये बहुत ही, मतलब 3 ईयर्स से पहले ही, 2023 में और 2024 25 चल रहा है ना, तो पूरे 3 साल भी नहीं हुए, 3 साल के अंदर अगर पैसा डबल से ज्यादा हो जाए ना, तो फिर जो है वो आपके मजे आ जाते हैं। हाँ, ईटीएफ के अंदर जो कंपनीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो जो पीछे बैकएंड पे जो ईटीएफ मैनेज कर रही होती है वो देखती है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। किसी के अंदर अगर कोई, लेट सपोज नेगेटिव चीज आ गई, एग्जांपल के तौर पे उन्होंने किसी सीमेंट फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था जो कि फॉर एग्जांपल केपी के साइड पे थी, अब वहां पे फ्लड आ गया, अब पता है कि ये कंपनी जो है अगले 6 8 महीने तक कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकेगी, तो वो क्या करते हैं, ईटीएफ से वो कंपनी निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरी कंपनी एडजस्ट कर देते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ब्रोकर अकाउंट तो आपको ईटीएफ या स्टॉक बाय करना हो, ब्रोकर अकाउंट आपको जरूरी है, वो के ट्रेड भी हो सकता है, वो एकेडी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है।
ईटीएफ के कोई चार्जेस नहीं होते, म्यूचुअल फंड के चार्जेस होते हैं, यही बड़ा डिफरेंस है ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में। मेरे हिसाब से ईटीएफ अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ इज बेटर ऑप्शन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। ठीक है, एटलीस्ट आपको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, सही है, आपको पता होता है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक, तो आप आसान तरीका ये है कि आप पहले ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, और ईटीएफ में आप देखें कौन कौन सी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को उस फ्रेमवर्क के जरिए जो मैंने आपको बताया है उसके ऊपर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप देखें कि भाई कौन सी कंपनी उस फ्रेमवर्क पे पूरा उतर रही है, उनके ऊपर फिर आप स्टॉक में डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो इससे आपका जो आरओआई है ईयरली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मैनेजमेंट फी ऑन एवरेज फॉर म्यूचुअल फंड, ये हर म्यूचुअल फंड की डिफरेंट है, लेकिन वो ये कि म्यूचुअल फंड्स के ना वो डिपेंड करता है कि किस म्यूचुअल फंड के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ईटीएफ की बहुत ज्यादा नहीं होती ना, कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन में जाहिर सी बात है हर किसी की फीस होगी ना, वो फ्री में तो काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो फीस लेंगे। हाँ, ये शरिया कंप्लाइंट वाला मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, जवाब कि शरिया कंप्लाइंट जो है वो इसलिए होती है कि शरिया का एक उसूल है कि आप जो कंपनी जो है लोन ले रही है वो 33% या 32% है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ कंपनी अगर वो जो लोन का अमाउंट है उससे बढ़ जाता है तो वो नॉन शरिया हो जाती हैं। ठीक है, या उनकी जो अर्निंग है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग है, तो फिर वो नॉन शरिया हो जाती है। अब इस वजह से वो आगे पीछे होते रहती हैं। बिजनेस मॉडल जो है वो नहीं चेंज होता उनका, बल्कि उनकी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड इनकम और परसेंटेज ऑफ लोन वेरी हो रहा होता है, उसकी वजह से शरिया नॉन शरिया हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद तो ईटीएफ वगैरह सब आप लोगों को समझ में आ गया होपफुली। विच वन इज बेटर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड एंड म्यूचुअल फंड, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वैन शुड वी बुक अवर प्रॉफिट, हाँ भाई, हाँ, आप अपना प्रॉफिट क्यों बुक करना है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप डालते रहें आराम से। एक इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ, क्रैश जब आ रहा हो तो उस टाइम पे आप मार्केट से निकल जाएं, जो बड़ा क्रैश, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट सिग्नल ये होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर अभी इंटरेस्ट रेट 9% 10% चल रहा है ना, तो अगर ये लेट सपोज क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ना शुरू हो जाए, आज 9% है, कल 10 हो जाए, फिर 11 हो जाए, और मार्केट भी आपको गिरती हुई नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये रेड सिग्नल है, मार्केट अच्छा बड़ा क्रैश करेगी। तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाए, ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जानी चाहिए। नॉर्मली ये जो मार्केट आगे ऊपर नीचे होती है डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस पे, उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी। आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, 15 साल की जर्नी देख रहे हैं, बुक प्रॉफिट के चक्कर में आप लोग नहीं पड़े। कौन सा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बैंक जो इंटरेस्ट रेट देता है उसकी बात हो रही है ना, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, उसके बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, इफ समवन इज 1 लाख इन्वेस्टिंग इन फ्लाई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट व्हाइल आल्सो शुड टू कंट्रीब्यूटिंग अ portion of their to pension since the stock market always carry high level of risk, should they also pay so consider the option। अच्छा, देखें एक और, ये जो आप अल्फा इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं ना, इक्विटी फंड में कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक में तब भी वही रिस्क है। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन आपका ये है, तो मैंने आपको सिंपल आसान हल बता दिया है, 10 कंपनी सेलेक्ट करें, और उसको एक और आसान तरीका बता दिया है कि जो इस्लामिक ईटीएफ हैं दो, एक महाना और एक मीज़ान का, उनकी होल्डिंग कंपनी देखें, उनको उस फ्रेमवर्क पे जो मैंने बताया उसके ऊपर टेस्ट करें, और जब टेस्ट में जो कंपनीज आपके आ रही हो टॉप 10, उनको अपने पास लॉन्ग टर्म पे रख लें, और हर महीने उसमें 10-10 हज़ार, लेट सपोज लाख रुपए हैं, 10 कंपनी सेलेक्ट की हैं, 10-10 हज़ार रुपए डालते रहें आंखें बंद करके, अपने आप को भी जहनी सुकून दें, और 15 साल तक भूल जाएं। ठीक है, अच्छा, देखिए गोल्ड जो है ना, जैसे मैंने आपको बता चुका है ना कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डाइवर्सिफिकेशन करें। अगर आप आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सिर्फ लाख रुपए हैं, तो लाख रुपए आप सारे स्टॉक्स में नहीं डालेंगे, उसमें कम से कम भी 25 रुपए ना आप गोल्ड में इन्वेस्ट लाजमी करें, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन इज द मेन पॉलिसी या बेस्ट अप्रोच, बजाय इसके कि आप एक पर्टिकुलर चीज में डालें। तो 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करना है तो 25 रुपए स्टॉक में डालें, सॉरी 25 रुपए गोल्ड में डालें, और बाकी जो है वो आप स्टॉक्स में डालें, जो मंथली बेसिस की है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड फिजिकल बार लेना ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, ये मैं ग्रुप के ऊपर ही बता चुका हूँ। ठीक है, और आसान तरीके एक हजरत ने बताया था कि अगर आपके पास डायरेक्ट पैसे नहीं है तो आप मंथली बेसिस पे यार भाई सहूलत से बाय करें कार्ड के जरिए, और फिर जब आपका 1 तोला हो जाए तो उसका बार ले लें उनसे, ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। साजगार बिल्कुल अच्छी कंपनी है, देखें अच्छी कंपनी का फायदा ही यही है।
पाकिस्तान में सिल्वर इसलिए हाई है कि भाई पाकिस्तान में ब्लैक मनी बहुत होती है और लोग, अननेसेसरी लॉ है नहीं, लोग जो है वो ब्लैक मार्केट का फ़ायदा उठाते हैं। हम माशाल्लाह से मुसलमान हैं, लेकिन हमारे मसले बहुत हैं, हम ना कंफ्यूज कौम है। मैं एक शादी में गया, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, डांस गाने ये वो। मैंने कहा यार, बड़े ही कोई ज़बरदस्त लोग हैं ये लोग ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब शादी लड़की रुखसत हो रही थी ना, तो उसके सर पे कुरान पाक रख रहे हैं। तो बेचारा शैतान भी जो है वो कंफ्यूज हो रहा था कि भाई ये लोग क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ना। भाई एक चीज कर लो यार तुम, मतलब या तो नाच गाने कर लो या तो कुरान पाक रख लो। खैर, अच्छा उसके बाद क्या है फिर, आई शुड इन्वेस्ट, कीप इन्वेस्टिंग सम अमाउंट मंथली ऑन कंसिस्टेंटली। सपोज आई पे 5 pennies that I like to start investing. At what point I should decide, given that a company's share is not growing, I should stop investing in the choose. अच्छा देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मंथली बेसिस पे आपने 10 कंपनी सेलेक्ट कर ली है ना, अनटिल एनलेस जैसे मैंने आपको बताया ना, उस कंपनी में कोई फंडामेंटली मसला आ चुका हो। ठीक है, फंडामेंटली मसला का मतलब है वो जो मैंने फ्रेमवर्क बताया कि लेट सपोज उसकी डेब्ट टू इक्विटी जो है वो बहुत बढ़ गया हो, ठीक है, या उसकी जो मैनेजमेंट है वो खराब हो गई हो, तो आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद आपने चेक करना है कि जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है उस फ्रेमवर्क के हिसाब से वो कंपनी चल रही है नहीं चल रही। तो आप अगर ये हर 6 महीने बाद मॉनिटर करते रहेंगे, तो अगर वो फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा उतर रही है तो फिर आप जाने देंगे, लेकिन अगर वो फ्रेमवर्क में कोई भी ऐसी चीज़ है फंडामेंटली जो खराब हो गई है उनकी, तो आप उसे हटा देंगे, सिंपल। गोल्ड, एयरवाई की शॉप्स होती हैं, एयर वाले सहूलत के नाम से, वहाँ पे जाके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके शुड के ये आंसर हो गया। स्टॉक की कैलकुलेशन करके समझाएंगे कितनी परसेंटेज इंक्रीज मिलता है ताकि वैल्यू कितनी बढ़ेगी। क्या जो एवरेज 18% बताई वो मंथली। अबे भाई, मैंने बड़ा क्लियरली बताया था, मंथली 18% कहाँ से कोई देगा आपको। वो जो वो बेचते हैं ना अफीम वगैरह, वो भी इतना नहीं बनाते हैं भाई, ये ईयरली 18% है, ईयरली 18% रिटर्न है, ठीक है। कैलकुलेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि देखें, कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं होती इसकी, सिर्फ अजम्पशन बेस के ऊपर काम चल रहा होता है कि ये न्यू प्रोजेक्ट्स है और इन न्यू प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे इतना रेवेन्यू हो सकता है, और उस रेवेन्यू के बेसिस पे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कंपनी ग्रो होगी, ठीक है। और इन जनरल देखें, कंपनी का वक्त के साथ साथ अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है तो आपके पैसे बढ़ेंगे, सिंपल सा ही है। अच्छा स्टॉक, हाँ ईटीएफ बेहतर है पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक तो है ही पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक बाय करने के लिए ब्रोकरेज हाउस से ही कांटेक्ट करना होता है जो वेबसाइट पे लिस्ट हैं, क्या वो भी इनसाइट बताते हैं। हाँ वो, लेकिन इस तरह से बहुत गाइड नहीं करते आपको, लेकिन ब्रोकरेज लाजमी ऐसे ब्रोकर की ऐप होगी तो आप बाय करेंगे ना, ठीक है। आप जो है वो दुकान पे जाए बगैर कैसे कुछ, मतलब अगर आपने कोई चीज़ खरीदना है, सामान ग्रोसरी का, दुकान पे जाएंगे तो ग्रोसरी से बाय करेंगे ना, ठीक है। आप ब्रोकरेज ऐप इस तरह से समझे कि आप जो है लेट सपोज आपने आटा खरीदना है, तो आटा खरीदने के लिए आप इम्तियाज जाते हैं, ठीक है, लेकिन इम्तियाज आटा खुद तो नहीं बनाता, वो फैक्ट्री से लेता है। तो इम्तियाज को ब्रोकर ऐप समझ लें, ठीक है। तो इम्तियाज एक ब्रोकर ऐप है, लेकिन जो उसके बैकएंड के ऊपर जो चीज़ें बना के देता है वो फैक्ट्री अलग है, ठीक है। तो हमेशा हम डायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं जाते, हम ब्रोकर के थ्रू करते हैं। जबरदस्त यार, ये 18 साल के जो बच्चा है ना, अगर ये सुन रहा है ना, इससे जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। अल्लाह ताला फिर इसमें इजाफा फरमाए। व्हाट अबाउट वीपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड। हाँ इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। ओके बाय, सलमान पाकिस्तान हार्ट फॉर्म। यार पीएमएक्स, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं बता चुका हूँ, तो फ्यूचर ट्रेडिंग मैं खुद नहीं करता, तो इसलिए मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता, ठीक है। अच्छा सिल्वर जो है वो हार्ट फॉर्म में बाय कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उसकी हाई वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में कि भाई ईटीएफ भी ब्रोकर ऐप के जरिए बाय होगा ना, बताया है ना मैंने आपको। ईटीएफ भी ब्रोकर ऐप के जरिए ही बाय होगा। यही डिफरेंस है म्यूचुअल फंड का और ईटीएफ का, कि ईटीएफ ब्रोकर ऐप के जरिए बाय हो जाता है जैसे स्टॉक बाय होता है, और जो म्यूचुअल फंड है वो जो है आपको किसी एक कंपनी, जो भी है मिजान बैंक है, अल्फला है, एचबीएल है, उस कंपनी के अकाउंट में आपने पैसे डालने होते हैं और वो अपने हिसाब से करता है और आपको बताता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। अब आ जाते हैं हम जो हमारा टॉपिक था।